नमस्कार। आज की अपनी क्लास जो है फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर उसमें अपन शुरू कर रहे हैं। आज हम पोइट्री सेक्शन में पैराडाइज लोस्ट, जिसमें आपको प्रिस्क्राइब किया है बुक फर्स्ट, और उसमें भी लाइन 1 से लेकर के 124 तक आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, उसको आज हम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले पैराडाइज लोस्ट हम शुरू करें उससे पहले एक नज़र आप जरा स्लाइड पे भी डाल लीजिएगा। आपको देख करके ही पता चल जाएगा कि किस जाइंट फिगर को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पैराडाइज लोस्ट की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जॉन मिल्टन को जानना भी जरूरी है, क्योंकि यही तो है जिन्होंने क्रिएट किया है पैराडाइज लोस्ट। तो चलिए पहले जानकारी लेते हैं जॉन मिल्टन के बारे में। मिल्टन का जन्म जो है 9 दिसंबर 1608 को होता है। लंदन में इनका जन्म हुआ, और इनके पिता जो है काफी रिच और काफी समृद्ध व्यापारी थे, लेकिन इनको डिसऑन कर दिया गया था इनकी संपत्ति से। किस वजह से? डिसऑन फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम कैथोलिसिज्म टू प्रोटेस्टेंटिज्म। यानी ये कैथोलिक थे, लेकिन इन्होंने कैथोलिक को छोड़ करके धर्म जो है अपना प्रोटेस्टेंट जो है अपना लिया था, इस वजह से। ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो मिल्टन जो है भाई एक बहुत ही पढ़ाकू व्यक्ति थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। ठीक है। प्राइवेट स्टडीज इनको मिलती हैं, लेकिन बाद में आगे चल करके ये क्राइस्ट कॉलेज जो है, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है, उसी का कॉलेज है, उसमें 1625 से 1632 तक इन्होंने पढ़ाई करी। यहाँ पर एक मज़ेदार बात आप जान लीजिएगा कि इनका जो शरीर जो था वो काफ़ी डेलिकेट था, फेयर कॉम्प्लेक्शन था, ब्राउन एंड रेडिश इनके हेयर थे। यहाँ तक कि इनका जो चाल ढाल बोलने का तरीका जो है, ठीक है, एक जैसे मर्दाना आवाज़ होती है वैसा नहीं हो करके, ठीक है, ये वुमनिश वॉइस इनकी थी। इस वजह से इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज भी कहा करते थे इनके दोस्त। ठीक है। जैसे आप अपने स्कूल कॉलेज में, ठीक है, अपने साथियों को कभी आपने भी चिढ़ाया होगा कुछ न कुछ उपनाम दे करके, निक नेम। तो ये कोई लिटरेरी खिताब नहीं है, ये सिर्फ इनके दोस्त लोग जो है इनको चिढ़ाने के लिए कह देते थे। लेकिन इस लेडी ऑफ क्राइस्ट इस नाम के बावजूद मिल्टन was respected for his intelligence, for his poetry and for his academic achievements। ठीक है, ये बात थोड़ा आप ध्यान कर लीजिएगा। फिर आगे चलें। इटली ट्रिप। इटली ट्रिप का जिक्र क्यों करूं? इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो ट्रिप इनका था, इसकी वजह से इनको काफी एक्सपीरियंस हुआ, और वही एक्सपीरियंस जो है हमें इनकी वर्क्स में भी देखने को मिलता है। तो 1638 में इटली की इन्होंने यात्रा करी थी। फ्लोरेंस, सियना, रोम गए थे, और वहां से लौट करके आते हैं 1639 में। और किस वजह से लौट करके आए? लौटने का मन तो नहीं था, लेकिन इंग्लिश सिविल वॉर जो है ये छिड़ गया था, इस वजह से वापस भी लौट करके आए। एपिक प्लान्स। ठीक है, यहां से अपनी बातें जो है पैराडाइज लोस्ट की तरफ धीरे धीरे घूमना शुरू हो जाएंगे। इन्होंने एपिक प्लान कब किया, और ये सारी बातें आप जान लीजिए। ही बिगेन प्लानिंग द फर्स्ट इंग्लिश एपिक, कि मैं पहला व्यक्ति बनूंगा जो अंग्रेजी साहित्य का पहला एपिक लिखूंगा। लेकिन इनकी शादी होती मैरी पॉवल से, जो एक प्लेजर सीकिंग वुमन थी, और उनसे शादी हो गई। अब वही बात है, बिजली के तार थोड़े गलत जुड़ गए, है ना। अब तार गलत जुड़ेंगे तो स्पार्किंग तो होगी, तो स्पार्किंग भाई इनके रिश्ते में भी होने लग गई, और फिर इनसे इनका डिवोर्स भी होता है। फिर ये दूसरी शादी करते हैं, तीसरी शादी भी करते हैं, इनके बच्चे भी होते हैं। एक आध बच्चा जो है इन्फेंसी में ही मर जाता है। ठीक है। 2 बेटियां रहती हैं, उन बेटियों के साथ भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं था, तल्ख वाला रिश्ता था। ठीक है, उनकी खैर ज़्यादा चर्चा नहीं होगी यहाँ पे। फिर डिवोर्स पैम्पलेट्स इन्होंने लिखे। ठीक। रॉट पैम्पलेट्स एडवोकिंग लीनियंसी ऑन डिवोर्स, कि लीनियंसी होनी चाहिए डिवोर्स में, और इससे इनको प्रसिद्धि भी मिली और आलोचना भी इनकी हुई।
ठीक है बेटा, कमेंट्स थोड़े मैं कम लूंगा, लेकिन आप लोग जहां जरूरत पड़े आप बिल्कुल कमेंट्स करते रहिए। क्लास आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। फिर सिविल वॉर इन्वॉल्वमेंट, यहां से ये एक पॉलिटिकल व्यक्ति भी थे भाई, पॉलिटिक्स में इनकी अत्यंत रुचि थी, और यहां पर ये ओलिवर क्रॉमवेल के सपोर्टर भी थे। ठीक है, तो उसकी भी चर्चा अपने को करनी पड़ेगी। तो ही सपोर्टेड पार्लियामेंट आफ्टर द सेकंड सिविल वॉर 1648 में हुआ था। पहले वाला होता है 39 पे, दूसरे वाला 1648 में। और इन्होंने पार्लियामेंट के फेवर में और राजशाही के खिलाफ इन्होंने क्या लिखे, पैम्पलेट्स लिखे। फिर 1652 में ये हो जाते हैं अंधे, और अंधे होने की वजह क्या थी, ये पार्लियामेंट के सपोर्ट में क्या लिखते थे, पैम्पलेट्स वगैरह लिखते थे। डॉक्टर्स ने सलाह दे दी थी, भैया ज्यादा आप वर्क करोगे, ज्यादा लिखोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि उस जमाने में, ठीक है, रात को लिखने का मतलब वही लैंप की रोशनी, और उसमें आप लिखोगे तो आपकी आंखें जो हैं वो खराब होने लग जाएंगी। उस सलाह को दरकिनार किया, और फाइनली रिजल्ट क्या निकला, ये अंधे हो जाते हैं इन द ईयर 1652। क्रॉमवेल के सपोर्टर थे ये। इन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल 1653 से 58, मोटा मोटी 1649 से 1660 तक का काल मान लो, इस दरमियान जो है ओलिवर के सपोर्टर के तौर पे इन्होंने काम किया। ठीक है, अपनी ब्लाइंडनेस के बावजूद। फिर रेस्टोरेशन काल आता है, अर्थात चार्ल्स जो है सेकंड, उसको गद्दी पर बैठाया जाता है, अर्थात राजशाही की, ठीक है, उनकी वापसी होती, मोनार्की जो वापस लौट करके आती है 1660 में। एंड मिल्टन वेंट इनटू हाइडिंग, इतनी सी लाइन लिखी है, लेकिन इसके पीछे किस्से बहुत सारे हैं। मिल्टन जो है वो छिप गए भाई, क्यों? क्योंकि ये राजशाही की खिलाफत करते थे। क्रॉमवेल और पार्लियामेंट जो है उनका ये समर्थन करते थे, और इसकी वजह से ये जो राजशाही है, मोनार्की है, ठीक है, चार्ल्स सेकंड जो सत्ता में आया है उससे नाराज है, और वो इसको एग्जीक्यूट करना चाहता था, फांसी पर लटकाना चाहता, मौत की सजा देना चाहता था। लेकिन कुछ लोग फिर आगे आते हैं, जैसे जॉन ड्राइडन है, ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, और वो इनको समझाते हैं कि भाई साहब देखो, अंधा हो चुका बेचारा, ठीक है, अब क्या ही बचा है इसके जीवन में, और वैसे ही पर्सनल लाइफ भी इसकी बहुत ही खराब हो चुकी है, इत्यादि इत्यादि। इसने इनको बातें बताएगी, तो फिर इसको छोड़ दिया गया कि ठीक है पड़ा रहने दो, इस तरह से करके छोड़ दिया गया। अब पैराडाइज लॉस्ट पर इन्होंने काम शुरू किया, और पैराडाइज लॉस्ट जो है ये पब्लिश होता है 1667 में। ये याद रखिएगा, ठीक है, ये फैक्ट्स जो है याद रखिएगा, 1667 में ये पब्लिश होता है 1667 में। रिकॉग्निशन, और इसकी वजह से इनको पहचान भी मिलती है। जॉन ड्राइडन है, एंड्रयू मार्वल है, प्रेज द एपिक, उन्होंने इस एपिक की बड़ी प्रशंसा करी। रिस्टोरिंग मिल्टन्स रेपुटेशन, और मिल्टन की जो रेपुटेशन है उसको पुनर्स्थापित किया पैराडाइज लॉस्ट ने। बाद के जीवन की बात करें तो बन हिल नामक एक स्थान है, वहीं पर ये अपने रहे, ठीक है, शांति से जीते रहे और वहीं पर लिखते रहे। और फिर 8 नवंबर 1674 में इनकी मृत्यु हो जाती वहीं पर। क्लियर? लिए लाइफ की बात होगी। अब जो अगली चीज हमें थोड़ी जान लेनी चाहिए कि मिल्टन क्या है, ठीक है, तो उसको जानने के लिए आपको इनके वर्क्स को एक नजर देख लेना चाहिए। मिल्टन की वर्क्स, तो सबसे ऊपर यदि इनका जो वर्क आता है वो है पैराडाइज लॉस्ट, जो 1667 में पब्लिश होता है। और ये क्या है? एपिक पोएम है, ठीक है। किसके बारे में है? फॉल ऑफ मैन, सैटन्स रिबेलियन, एडम और ईव का जो ईडन गार्डन है पैराडाइज में, वहां से एक्सपल्शन, निष्कासन, ठीक है, और ही जस्टिफाइज द वेज ऑफ गॉड टू मैन। तो इन सब के बारे में पैराडाइज लॉस्ट है। फिर इन्होंने पैराडाइज रीगेंड भी लिखा था जो 1671 में आता है, और ये पैराडाइज लॉस्ट का एक सीक्वल है ना। तो इट इज अ सीक्वल फोकसिंग ऑन द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। सैमसन एगोनिस्टिस, ये एक ट्रेजिक ड्रामा है जो कि सैमसन, जो कि एक बिब्लिकल स्टोरी है, उस पर आधारित है। फिर इनका एक प्रमुख वर्क एरियोपेजिटिका, वैसे तो एक पैम्पलेट है, स्पीच है ये, जो उन्होंने फ्रीडम ऑफ द प्रेस, उस जमाने में प्रेस पर फ्रीडम, प्रेस की जो फ्रीडम है उसको कर्टल कर दिया गया था, दबा दिया गया था,
छोटा कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, तो उसके खिलाफ इन्होंने लिखा था एरोपेसिटी का 1644 में। फिर लिसिडास 1637 में आया। ये पास्टल एलेजी है जो इनके मित्र एडवर्ड किंग उनकी याद में लिखी गई, और इसका जो सब टाइटल है वो है मोनोडी। ठीक है, एक मोनोडी है ये। फिर कॉमस, ये एक मास्क है, मास्क नाटिका है ना। और वर्च्यू एंड टेम्पटेशन जैसे सिंबॉलिक किरदार जो है, एलेगोरिकल कैरेक्टर्स जो है इसमें यूज हुए हैं। फिर एल एलेग्रो और एल पेंसरेसो 1631 में आए थे। ये पोएम्स हैं जो जॉय और कंटेम्पलेशन जैसे थॉट्स पर लिखी गई हैं। इसके अलावा इन्होंने सोनेट्स भी लिखे हैं जो कि 24 सोनेट्स हैं कुल मिलाकर के। तो इन्होंने विभिन्न प्रकार के विषयों का चयन किया और उन पर उत्कृष्ट रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। क्लियर? यहां पर यह बात आपकी क्लियर हो जाती है। अब चलते हैं हम पैराडाइज लोस्ट की तरफ। ठीक, केसी बैरवा एक आध कमेंट ले लेते हैं। केसी बैरवा कह रहे हैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, खुश रहिए, आबाद रहिए। चलिए शुरू कर रहे हैं। पैराडाइज लोस्ट का जो बैकग्राउंड है पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, तो मिल्टन फर्स्ट प्लान्ड हिज एपिक। मिल्टन के दिमाग में जब यह बात आई कि मुझे एक एपिक लिखना है, इंग्लिश लिटरेचर का पहला एपिक लिखूंगा मैं इंग्लिश भाषा का। इससे पहले नहीं थे इंग्लिश भाषा के, ठीक है, लैटिन में थे, ग्रीक में थे, लेकिन इंग्लिश में नहीं थे। तो तय किया कि इंग्लिश में लिखूंगा, लेकिन किस विषय पे लिखूं ये इनके दिमाग में चल रहा था। और ये विचार बार बार बदले इनके, ठीक है, बार बार बदलते हैं। और सबसे पहले इनके मन में विचार आया किंग आर्थर के बारे में लिखूं, किंग आर्थर के बारे में लिखूं। किंग आर्थर पर पहले भी काफी कुछ लिखा जा चुका था। फिर उनके मन में आया कि ओलिवर क्रॉमवेल, इसको लेता हूं यार, इसने राजशाही को हटाया, संसद की सत्ता स्थापित करी, ठीक है। तो इस तरह की बातें इसके दिमाग में आने लगी। और फिर फाइनली जब इसने एपिक लिखा और इतनी सारी रचनाएं, जब इसकी ये बात भी चल के इसकी रेपुटेशन जो है रिस्टोर हुई, पुनर्स्थापित हुई, ठीक है, पॉलिटिकल टर्मोइल और पर्सनल टेंशन्स इनसे उबर करके जब ये बाहर निकला और जब इसका पैराडाइज लोस्ट आया ना, तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शेक्सपियर के बाद में सबसे बड़ा नाम जो है वो किसका है, मिल्टन का है, ठीक है। और इसने एपिक लिखा है भाई, एपिक खुद शेक्सपियर भी नहीं लिख पाया था, इतने महान होने के बावजूद खुद शेक्सपियर नहीं लिख पाया था। हर पोइट की एक ख्वाहिश होती है कि मैं एपिक जरूर लिखूं, लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं है, और इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए, बोथ आइडियाज शो ही वांटेड ए ब्रिटिश नेशनलिस्ट एपिक। ये दोनों ही विचार कि मैं किंग आर्थर पे लिखूं या ओलिवर क्रॉमवेल पे लिखूं, ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं कि ब्रिटिश नेशनलिस्ट एपिक लिखना चाहता है, क्योंकि नेशनल हीरो बन चुके थे भाई, है ना। किसकी तरह से? होमर और वर्जिल की तरह से। होमर का आपको पता है इलियड लिखा था, वर्जिल का आपको पता है एनियड लिखा था, इनकी तरह से लिखना चाह रहा था। लेकिन बाद में ही गेव अप दीज प्लान्स फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए इन प्लान्स को इन्होंने होल्ड पे रख दिया कि चलो बाद में देखेंगे, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल उठापटक हो रही थी, दूसरी उठापटक इनके निजी जीवन में हो रही थी। वाइफ जो थी वो प्लेजर सीकिंग वुमन थी, ठीक है, कोई खास कोई इनका संबंध रहा नहीं, ठीक है, इस वजह से। फिर इन द 1650s he turned the story of Adam and Eve originally meant as a drama। 1650 के लगभग, ठीक है, 1600 ये 50 वाला जो दशक है, इस डिकेड में इन्होंने एडम और ईव जो है इसके बारे में लिखने का सोचा, और मूलतः यह इस विषय पर क्या लिखना चाह रहे थे, ड्रामा लिखना चाह रहे थे, ना कि एपिक। क्लियर? फिर आप देखें, फिर जब मिल्टन ने लिखना शुरू किया, कैसे लिखा उसके बारे में बात करते हैं। ये अक्सर स्टूडेंट्स के बीच में कई बार कंफ्यूजन भी रहता है कि मिल्टन जब अंधा था
तो फिर उसने लिखा कैसे? तो उस प्रश्न का उत्तर भी आपको यहां पे मिल ही जाएगा। स्क्राइबर्स फॉर मिल्टन, अर्थात मिल्टन की एवज में या उसकी जगह पे किसने लिखा? तो मिल्टन की दो बेटियां थी भाई, एक तो मैरी और दूसरी डिबोरा, इन्होंने लिखा। ठीक है, मैरी और डिबोरा, मैरी मिल्टन और डिबोरा मिल्टन, इनकी बेटियां थी, इन्होंने लिखा। कैसे लिखा? तस्वीर में आप देख सकते हैं, मिल्टन भाई साहब बैठे आराम से, ठीक है, वो बोल रहे हैं और बेटियां जो है लिख रही हैं। कभी कोई सी बेटी लिखती है, कभी कोई सी लिखती है, यानी कैसे करके इन्होंने मैनेज किया, लिखा। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन 1652, मिल्टन अंधा हो गया था 1652 में, अभी बताया था। एंड कुड नॉट राइट हिमसेल्फ, और खुद लिख नहीं सकता था। ही स्पोक द पोयम अलाउड एंड हिज डॉटर्स रॉट इट डाउन, वो पोयम को जोर से बोलता और बेटी जो है लिखती। Their help was very important for him to finish the poem, और इस पोएम को इन्हीं की मदद से वो पूरा कर पाया। किसके बावजूद? इसके बावजूद, दो their relationship had difficulties, इनके आपस में जो रिश्ते थे वो अच्छे बहुत ज्यादा नहीं थे भाई। Their assistance made Paradise Lost possible, लेकिन इनकी मदद की वजह से ही Paradise Lost जो है आज अस्तित्व में है, और आज अपन उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उस पे आ जाओ। पैराडाइज लॉस्ट वाज स्टार्टेड इन 1656, लिखना कब शुरू किया? 1656 में। एंड वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 1667, पूरा कब होता है? 1667 में। ठीक है, तो फर्स्ट पब्लिश्ड इन 10 बुक्स, और पहली बार ये जब पब्लिश हुआ तब कितने वॉल्यूम्स थे, कितनी बुक्स थी इसमें? 10 बुक्स थी। ये भी आपको याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है बेटा, फिर अगला देखो। इन 1671, 1671 में मिल्टन रिवाइज्ड इट इनटू 12 बुक्स, और ये 12 बुक्स क्या है? ये क्लासिकल स्टाइल की जो सोनेट्स, जो क्लासिकल स्टाइल के जो एपिक्स हैं उनके लिए है। तो ये अपने इस एपिक को क्लासिकल स्टाइल में लिखना चाह रहा था, तो उसी हिसाब से इसको तैयार किया और इसको 12 बुक्स में सामने लेकर के आए। और इन द सेम ईयर, यानी 1671 में ही पब्लिश्ड पैराडाइज रीगेंड, जो कि इसी का एक सीक्वल है। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि पहली बार आरपीसी ने सिलेबस चेंज किया है, और इस वजह से क्या है कि सरफेस लेवल के सवाल जो है जरूर पूछे जाएंगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि पैराडाइज लोस्ट से क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि ये बात चल रही है मिल्टन की, क्योंकि शेक्सपियर को तो इन्होंने सिर्फ क्या दे दिया? 2 चीजें दी हैं। एक तो इनका सोनेट दिया है, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, और एक ड्रामा एज यू लाइक इट। क्लियर? तो मिल्टन जो है वहां से आपको अच्छे सवाल जो है जरूर देखने को मिलेंगे बेटा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने जो एपिक स्टाइल जो अपनाई, क्लासिकल स्टाइल, इस पे लिखना चाहा, तो किसी को तो रोल मॉडल माना होगा ना, है ना? ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने जो एपिक लिखा इसके लिए मॉडल किसको चुना, कि मतलब किससे वो प्रेरित थे, कौन सी चीज उन्होंने कहां से अडॉप्ट करी, तो उसके बारे में भी जरूर जानिए। वर्जिल का जो एनियड है ना, उसका पैराडाइज लॉस्ट पर बड़ा इन्फ्लुएंस है। क्या इन्फ्लुएंस है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस है वो देखो। जो स्ट्रक्चरल मॉडल लिया इन्होंने, स्ट्रक्चरल मॉडल अभी बता रहा था कि 12 बुक डिवीजन, है ना, ये कहां से लिया है? वर्जिल के एनियड से, फॉर द 1674 एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट का जो 1600 बाद वाला जो एडिशन था उसके लिए। ठीक है, फिर होमर का एपिक, होमर्स एपिक्स, होमर के जो 2 एपिक हैं, इलियड और ओडिसी, इनका भी प्रभाव है। क्या प्रभाव है वो थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं। एपिक कन्वेंशंस, मिल्टन अडॉप्टेड क्लासिकल फीचर्स फ्रॉम होमर। जो क्लासिकल फीचर्स होती हैं एपिक की, वो कहां से अडॉप्ट किए हैं? इन्होंने किए होमर से। जैसे कि सच एज द एलिवेटेड स्टाइल, थीम्स ऑफ डिवाइन एक्शन एंड ह्यूमन स्ट्रगल, ये सारी चीजें इन्होंने यहां से ली हैं।
ठीक है, ओके। एक आध छोटा सा कमेंट लेंगे, ज्यादा कमेंट नहीं लेंगे भाई, क्योंकि मामला थोड़ा संगीन है ना। तो एक आध कमेंट ले लेते हैं आपके। कुंदन भारद्वाज, सर न्यू पोएम्स और बाकी टेक्स्ट कैसे करें? बेटा सारा सब कुछ हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको कहीं से बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान कर लीजिए, आपको यहीं से सारा सब कुछ मिल जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डाउनलोड स्काई एजुकेयर ऐप एंड परचेज द कोर्स। विजिलेंट मास ट्राओ प्रणाम कह रहे हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए। क्लियर? चलिए भाई, तो सेकेंड एडिशन इनका 1674 में आया है। इसको थोड़ा सही दुरुस्त कर देते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक वर्ड्स ये कहां से आया है? रामराज गुज्जर एक कमेंट आप बार बार कर रहे हैं बेटा, सर ऐप पर वीडियो क्वालिटी 260 करो। बेटा ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको परचेज कर लोगे देन यू कैन कंट्रोल द क्वालिटी ऑप्शन, ओके। आप जैसे ही ऐप में जाके कोर्स को परचेज करेंगे तो उसमें जो सेटिंग वाला ऑप्शन है वहां से जाकर के आप इसको कर पाओगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास क्या प्राइस है? बेटा 250 रुपए तो नहीं कहूंगा, 2500 रुपए है। कोई प्राइस नहीं यार, बिल्कुल फ्री सा ही पड़ा आपके लिए। एक बार आप स्काई एजुकेयर ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक आपके साथ अभी अभी शेयर किया है, ठीक। उस पर क्लिक कीजिए, प्राइसेस चेक कीजिए और आपको प्राइस जो है कुछ भी नहीं लगेगी, नाम मात्र की प्राइस है। क्योंकि हमने खुद को चैलेंज दिया है कि मिनिमम प्राइस में हम हमारे बच्चों को परीक्षाएं पास करवा के दिखाएंगे, ठीक है। लिंक शेयर किया हुआ है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। ब्लैंक वर्ड्स का प्रयोग भी इसमें किया है मिल्टन ने। यह किससे प्रभावित है? होमर और वर्जिल से, ठीक है, यह याद रख लेना। और बाद में इसे ही, इसी ब्लैंक वर्ड्स को क्या नाम दिया गया है? मिल्टोनिक वर्ड्स कहा गया है। क्या कहा गया है? मिल्टोनिक वर्ड्स कहा गया है, जो कि क्या? अनराइम्ड हीरोइक वर्ड्स हैं। ये फैक्ट्स हैं, सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं बेटा। आर के सिद्धार्थ, बेटा अभी अभी लिंक शेयर किया गया है, आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। लिंक पे क्लिक कीजिए, स्काई एजुकेयर ऐप, वहां पे पहुंचिए और वहां पर आपको प्राइसेस मिल जाएंगी बेटा, ठीक है। चलिए, अब मिल्टन का इंटेंशन क्या था इसमें वो थोड़ा जान लीजिए। पैराडाइज लोस्ट लिख रहे थे तो कुछ तो इरादा होगा, कुछ तो लक्ष्य होगा। बिल्कुल था भाई, क्या था? मिल्टन वांटेड टू क्रिएट एन इंग्लिश नेशनल एपिक इक्वल टू होमर एंड वर्जिल, ठीक है। मिल्टन क्या करना चाह रहा था? होमर और वर्जिल की तरह से इंग्लिश नेशनल एपिक लिखना चाह रहा था, यह इसका इरादा था। क्लियर? ओके, पूनम से नहीं पूछिए, सर मुझे भी समझ नहीं आ रहा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, प्लीज हेल्प मी सर। बेटा थोड़ा सा वेट कीजिए, एक बार मैंने अभी पैराडाइज लॉस्ट शुरू किया है, आज तो मुझे पढ़ाने दीजिए, ठीक है। एक आध दिन में मैं आपको बता दूंगा, ऐप पे एक स्पेशल क्लास डाल दूंगा और एक नोट्स मैं खुद लूंगा और उसका शॉर्ट नोट्स बना करके आपको बता दूंगा बेटा, प्लीज, ओके। तो बाय यूजिंग देयर स्ट्रक्चर्स एंड स्टाइल्स, स्ट्रक्चर यूज किया, स्टाइल यूज करी, किसकी? होमर और वर्जिल की। ही एम्ड टू रेज द इंग्लिश लैंग्वेज टू द लेवल ऑफ द एंशिएंट क्लासिक्स। फिर से ध्यान से सुनो कि ये पैराडाइज लॉस्ट लिख करके वो क्या करना चाह रहा था। वो पहली बात तो इंग्लिश नेशनल एपिक लिखना चाह रहा था होमर और वर्जिल की तरह से। दूसरा, उसका उद्देश्य यह था कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज को जो एंशिएंट क्लासिक्स जो हैं, ग्रीक, रोमन, लैटिन, उनके बराबर ओहदा दिलाऊं, क्योंकि तब तक इंग्लिश जो है उसका ओहदा उतना नहीं था भाई। तो उसको एक रिस्पेक्टेबल, एक रेप्यूटेबल, एक लेवल दिलाने के लिए, एक स्टेज दिलाने के लिए, एक मंच दिलाने के लिए इंग्लिश को वो लिखना चाह रहा था। ओए यश, ओके। तो ये पूछे यूट्यूब पर भी कराओगे क्या सर सिलेबस? बेटा नो, यूट्यूब पर पूरा नहीं होता है,
ठीक है, आपको ऐप पर आना होगा और वहां पर आपको कोर्स ज्वाइन करना रहेगा बेटा, और बहुत नॉमिनल फी है। लिंक शेयर किया हुआ है स्काई एजुकेटर ऐप का, डाउनलोड कीजिए और अभी आप चेक कीजिए, ठीक है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि इतनी कम प्राइस में आपको इतना सारा कुछ मिल रहा है। क्लियर? अब आगे चलिए। अब एक बार कमेंट में नहीं लूंगा, सिर्फ इसी पे बात करेंगे। मिल्टन बिगिंस बाय इनवॉकिंग द हेवनली म्यूज। मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट जो शुरू करता है तो जिस तरह से एपिक कन्वेंशन काम करते हैं, जो एपिक का ट्रेडिशन है कि प्रारंभ में किसी देवी देवता का आह्वान किया जाता है, जैसे हम भी करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, तो उसमें देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है कि हमारे इस यज्ञ को सफल कीजिए। तो ये भी भाई साहब क्या करते हैं कि इतनी बड़ी मैं राइटिंग लिख रहा हूं, एपिक लिख रहा हूं, महाकाव्य लिख रहा हूं, तो मैं, ठीक है, किसी का इन्वोक करूं, किसी को इन्वोक करूं, इन्वोक का मतलब आह्वान करना, तो ये आह्वान करते हैं किसका? हेवनली म्यूज का। होमर, वर्जिल, इन्होंने जिस तरह से कुछ डेइटीज का इनका आह्वान किया, उनसे हट करके ये किसका आह्वान करते हैं? हेवनली म्यूज का आह्वान करते हैं। सीधा सीधा प्रश्न आएगा, सीधा सीधा प्रश्न आएगा, याद कर लीजिएगा। क्लियर? डिवाइन इंस्पिरेशन है टू गाइड हिज पोएम, कि आप आइए और मुझे इस मेरे वर्क में मुझे गाइड कीजिए। ठीक है? द सब्जेक्ट इज, ये भी प्रश्न आएगा कि इसका विषय क्या है, किस विषय में है ये? मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, मनुष्य की पहली गलती, उसकी पहली अवज्ञा, ईश्वर की अवज्ञा, गॉड की अवज्ञा। ठीक है? और वो क्या था? एडम एंड ईव्स सिन, एडम और ईव ने जो पाप किया था, वो क्या किया था अभी डिस्क्राइब करूंगा। पूरी कहानी पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके 12 वॉल्यूम्स हैं और आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है? पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट, उसमें भी केवल 124 पंक्तियां। ठीक है? तो पहले मुझे एक बार ओवरऑल मैं आपको समराइज फॉर्म में इसको पूरा बताऊंगा और फिर 124 पंक्तियां जो है उन पे अपन चलेंगे। ठीक है? तो इसका विषय क्या है? मनुष्य की पहली अवज्ञा और उसके परिणाम, ये इसका विषय है। द पोएम स्टार्ट्स इन मेडियास रेस, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये पोएम जो है इन मेडियास रेस, लेटिन का है, ठीक है, वैसे शुरू होती है। इसका मतलब इन द मिडल ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी शुरू से शुरू नहीं होती, इन द मिडल ऑफ द स्टोरी, है ना। कहानी के बीच में से हमें दिखाया जाता है, जैसे बॉलीवुड फिल्में होती हैं, उसमें कहानी प्रारंभ से नहीं, ठीक है, बीच में से बताई जाती है, फिर फ्लैशबैक में जाकर के पीछे क्या हुआ उसके बारे में बताया जाता है, सच एंड सच एंड थिंग। ठीक है? वी सी सैटन एंड हिज रेबल एंजल्स, कहानी के प्रारंभ में हम देखते हैं, पोएम के प्रारंभ में हम देखते हैं, इसमें जो कहानी है उसमें हम देखते हैं कि सैटन और उसके जो रेबल एंजल्स हैं, जिनको फॉलन एंजल्स भी कहा गया है, ठीक है, लाइंग, ये लेटे हुए पड़े हुए हैं, चैंड और सांकलें इनके बंधी हुई है, चैन बंधी हुई है, ऑन लेक ऑफ फायर इन हेल। ठीक है? नरक के अंदर, वहां पर लेक ऑफ फायर, एक आग का दरिया है और उस दरिया में भाई साहब ये सारे पड़े हैं। ठीक है? दे हैव बीन कास्ट आउट ऑफ हेवन, इनको हेवन से भगा दिया गया, फेंक दिया गया है। फेंकना शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा। आफ्टर देयर फेल्ड रिबेलियन अगेंस्ट गॉड, क्योंकि इन्होंने क्या किया? गॉड के खिलाफ विद्रोह किया भाई, और इसके परिणाम स्वरूप उनको वहां से खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया और नरक में फेंक दिया गया। वहां पर लावा जैसी वो एक दरिया जो है बह रही है अग्नि का, उसमें ये जाके पड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, मर नहीं सकते क्योंकि एंजल्स हैं भाई, अमर हैं। ठीक है? लेकिन पीड़ा तो उतनी होगी, जैसे आप एक माचिस की तीली जलाओ और उसको जलाना कभी अंगुली को थोड़ा सा, तो क्या ही परिणाम होता है। उस जरा सी जलन से आपको पीड़ा होती है। यहां पर तो पूरे जल रहे हैं, पूरा शरीर जल रहा है, लेकिन मर नहीं सकते। ठीक है? तो उस अत्यंत खतरनाक स्थिति में ये लोग पड़े हुए हैं। फिर आगे देखें, जो आपकी बुक फर्स्ट है उसमें प्रमुख इवेंट्स क्या क्या आएंगे। ठीक है? 124 पंक्तियां जो हैं उनकी मैं बाद में बात करूंगा, केवल एक बार बुक फर्स्ट की बात करता हूं, फिर ओवरऑल समरी जो है आपको पैराडाइज लॉस्ट की वो भी आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से।
इसमें की इवेंट्स क्या क्या आती है वो देखिए। सैटर्न अवेकन्स एंड ब्रेक्स हिज चेन्स। सैटर्न उठता है, अपनी चेन्स को तोड़ता है, फॉलोड बाय बिएल्ज़ेबब, या नाम याद रखिएगा, और उसके साथ में कौन है? बिएल्ज़ेबब, वो भी वैसा ही करता है। अब ये सैटर्न भाई साहब जो है, जब ये स्वर्ग में थे तो इनका नाम जो है वो क्या था? लूसीफर। ये नाम भी याद रख लीजिएगा, सीधे सीधे प्रश्न आएंगे बस। सैटर्न का पहले नाम क्या था? लूसीफर, ठीक है। और बिएल्ज़ेबब जो है ये क्या है? इनके सेकंड इन कमांड, अर्थात आप कह सकते हैं जनरल कह सकते हैं, इनको आप सेनापति कह सकते हैं, जनरल कह सकते हैं या सेनापति कह सकते हैं। Saturn rallies the other fallen angels who rise from the lake of fire and assemble. सैटर्न क्या करता है? बाकी के जो फॉलन एंजल्स हैं उनको इकट्ठा करता है, ठीक है, जो कि उस आग के दरिया से उठते हैं, इसके साथ आते हैं, उनको इकट्ठा करता है, ठीक है। मिल्टन लिस्ट मैनी मेजर फॉलन एंजल्स नाउ इन हेल। मिल्टन यहां पर बहुत सारे फॉलन एंजल्स जो हैं उनका नाम जो है आपको यहां पर इंडिकेट करेगा, बताएगा, ठीक है। मैं भी आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने बिल्कुल आपके लिए पीडीएफ इसकी तैयार कर रखी है, ठीक है, और उसमें आपको स्पष्ट, कुछ भी आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी पेन चला रहा मैं चला रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, क्लियर। फिर आगे देखें, सैटर्न गिव्स अ राउजिंग स्पीच, और सैटर्न जो है यहां पर एक जबरदस्त स्पीच जो है अपने साथियों को देता है, और एक लीडर की तरह से उनके सामने उभर करके आता है, जैसे एक डेमोक्रेटिक व्यक्ति होता है, पॉलिटिशियन होता है, उसकी तरह से उनके समक्ष आता है, और यहां पर बहुत ही तगड़ी स्पीच देता है। और उस स्पीच में वो एक कथन भी शामिल है जहां, जो आपने जरूर पढ़ा होगा, और पढ़ा नहीं तो सुना ही होगा, ठीक है, कि सबमिशन नॉट, कि मैं कोई समर्पण नहीं करूंगा, ठीक है। और वो है ना आपकी रेन वर्थ एम्बिशन, ऐसे कुछ करके, कि मैं ईश्वर के समक्ष समर्पण नहीं करूंगा, मुझे नरक में ही शासन क्यों नहीं करना पड़े, वो नरक का शासन बेहतर है ईश्वर की गुलामी की तुलना में, है ना। रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, ये वाला कोटेशन जो है वहीं पर आता है। तो यहां पर राउजिंग स्पीच जो है अपने फॉलन एंजल्स को देता है। ओके, यश कह रहा है पीडीएफ भी दे देना सर, रिवीजन में काम आएगी। बेटा पीडीएफ तभी तो बनाई आप लोगों के लिए, ठीक है, इतनी मेहनत से पीडीएफ जो तैयार करी है आप लोगों के लिए करी है, आप ही को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर इनको स्पीच देता है और उनसे वादा करता है कि मैं लगातार गॉड के खिलाफ अपने इस युद्ध को जारी रखूंगा, प्रेफरिंग टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, कि हेवन में सर्व करने के बजाय, वहां नौकरी करने के बजाय, गुलामी करने के बजाय, मैं यहां हेल के अंदर शासन करना पसंद करूंगा, ठीक है। सुनील मिला पूछे सर नोट्स बनाने हैं या पीडीएफ निकलवा सकते हैं? बेटा आप लोग एक बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से, अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कमेंट्स में फिर बहुत ज्यादा नहीं लूंगा आज, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपको जो पीडीएफ देता हूं उस पीडीएफ के आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में जितने भी वर्क्स इंक्लूड किए गए हैं उन सभी वर्क का टेक्स्ट जो है वो भी मैं आपको दूंगा, ताकि आपको मार्केट से कहीं कोई बुक इत्यादि खरीदनी नहीं पड़े। जैसे मैं आपको मिल्टन का ये जो बुक फर्स्ट करवाऊंगा पैराडाइज लॉस्ट, 124 पंक्तियां, तो 124 पंक्तियों का टेक्स्ट जो है वो मैं आपको पीडीएफ अलग से दूंगा, ठीक है। आप उसका प्रिंट निकाल लेना और फिर साथ साथ में पढ़ते जाना, ठीक है। साथ में आपकी ये पीडीएफ भी आपके पास रहेगी, ठीक है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। चलिए बेटा बुक वगैरह की बात मत कीजिए, अभी एक बार कोर्स की बात करते हैं। इंस्पायर्ड, अब बाकी के साथी जो उनमें जोश भर जाता है।
द डेविल्स कॉन्स्ट्रक्ट पैंडेमोनियम। और ये सारे जो डेविल्स हैं, राक्षस हैं, फॉलन एंजल्स हैं, ये सब मिलकर के क्या करते हैं, एक पैंडेमोनियम बनाते हैं। ठीक है, जो क्या है, द कैपिटल ऑफ हेल, जो है भाई नरक की राजधानी। वेलकम टू हेल। नरक की राजधानी का नाम क्या है, पैंडेमोनियम है, याद रख लेना। अजय कह रहे हैं कि सर इस बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 250 नंबर आए थे इंग्लिश में, बट जीके में 56 मार्क्स आए थे, फर्स्ट पेपर नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, अब की बार और मेहनत कीजिए, ठीक है, और अब की बार सिलेक्शन लीजिए, और जो हार्ड वर्क है उसका कोई मुकाबला नहीं बेटा, है ना। सेकेंड ग्रेड का सिलेबस भी चेंज होगा क्या बेटा, आप क्यों ही फिक्र करते हैं, सेकेंड ग्रेड का सिलेबस चेंज होगा तो उसका भी हम करवाएंगे आपको। और आपकी सिर्फ एक मन की स्थिति है जिसमें आप ऐसा विचार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अभी जो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो ना, वो सारे बच्चे थर्ड ग्रेड की उनकी तैयारी अपने आप हो रही है यार। सेकेंड ग्रेड का भी बहुत मैटर उसमें तैयार हो रहा है, क्यों ही टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो इंस्पायर्ड द डेविल्स कॉन्सेप्ट पैंडेमोनियम द कैपिटल ऑफ हेल वेयर दे कन्वीन टू प्लॉट देयर नेक्स्ट स्टेप्स अगेंस्ट गॉड। अब आगे हमें क्या करना है, गॉड के खिलाफ वहां पर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। ये सब कहां है, बुक फर्स्ट में है। स्काई एजुकेटर पे जीके बिल्कुल है बेटा, जीके है, ठीक है। फिर आगे देखें, बुक फर्स्ट में आपको कौन कौन सी थीम्स मिलने वाली हैं। द फोकस इज ऑन सैटन्स प्राइड, एम्बिशन, लीडरशिप, मेकिंग हिम अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक कैरेक्टर। पूरा का पूरा ओके। सुनील पूछे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी ना सर ऐप से प्रिंट आउट के लिए, लास्ट क्वेश्चन है सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। बेटा बिल्कुल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। हमारे कोर्स में आपको पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालने का पूरा ऑप्शन आपको दिया गया बेटा, आप निकाल पाएंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, ठीक है। हमारे कोर्स में आपको क्या मिलेगा एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं, आप बच्चे भी सुन लीजिए, ठीक है। आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ठीक है। चारों पार्ट्स आपको मिलेंगे, ग्रामर वाला सीनियर सेकेंडरी लेवल मिलेगा, ग्रेजुएशन लेवल मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल मिलेगा, आईसीटी पेडागोजी वाला भी आपको कंप्लीट मिलेगा, पहली चीज। इसके अलावा हम आपको क्या देंगे, पीडीएफ देंगे। इसके अलावा हम आपको टेस्ट जो है टॉपिक वाइज और मेजर टेस्ट दोनों देंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ही कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा पूरा टेक्स्ट भी दूंगा मैं आपको, जो जो नए वर्क्स जुड़े हैं उन सभी का टेक्स्ट भी आपको दूंगा, ताकि आपको मार्केट से कहीं और से खरीदना नहीं पड़े। आप उनका प्रिंट निकाल लीजिएगा और जैसे क्लास चले, क्लास के साथ में आप लिस्ट को लेके बैठ जाइएगा, ठीक है। तो उस पर आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब चलिए मुझे थोड़ा सा काम करने दीजिए इस पे। तो ये इसमें क्या थीम चलती है, एक तो सैटर्न का अहंकार, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी जो नेतृत्व क्षमता है उसके बारे में बात होती है बुक फर्स्ट में। और यही चीज जो है कि एक तरफ तो ये अहंकारी है, एम्बिशियस है, और दूसरी तरफ लीडरशिप क्वालिटी भी इसमें है। यही चीज उसके किरदार को बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाती है, जटिल बनाती है और मल्टीफेसेटेड बनाती है, अर्थात डायनामिक कैरेक्टर बनाती है। ये सारी चीजें हमें बुक फर्स्ट में देखने को मिलती है। यह कहानी जो है शुरू से प्रारंभ नहीं होती, बीच से प्रारंभ होती है, अभी बताया था। और यही चीज जो है हमें एपिक्स में देखने को मिलती है, यानी मिल्टन जानबूझ करके यहां पर एपिक कन्वेंशन जो है उनको फॉलो कर रहा है। सच एज द कैटलॉग ऑफ डेविल्स का पूरा कैटलॉग आपको देगा, कौन कौन से डेविल्स हैं, एंड द बिल्डिंग ऑफ पैंडेमोनियम, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। हेमांगी कह रही है कि आपकी वीडियो से इंग्लिश में सब पॉसिबल हो पाया है सर, आप बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं हर टॉपिक को। ओके, थैंक यू हेमांगी। बाकी के बच्चे भी एक बार सुन ले, ठीक है। और अभी हमने लिंक शेयर किया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, स्काई एजुकेटर ऐप को डाउनलोड कीजिए, और बहुत कम कीमत में सारे कोर्सेज हम आपको दे रहे हैं। पूरे राजस्थान को आप खंगाल लीजिएगा, बहुत कम प्राइस में आपको दे रहे हैं बेटा। सर अपडेटेड कोर्स कब तक अवेलेबल हो जाएगा? बेटा ये अपडेटेड ही चल रहा है, आज से शुरू कर दिया है, ठीक है। इसको हम रोकेंगे नहीं, ये चलता ही रहेगा।
ठीक है, तो तुरंत से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जल्द से जल्द अपना कोर्स भी कंप्लीट कीजिए क्वालिटी कंटेंट के साथ में, और साथ साथ में बीच बीच में बताता रहता हूं कि ये प्रश्न आने की संभावना है, इस तरह से आप कर सकते हो, सारी चीजें बेटा आपको मिलती हैं। ठीक है, चलिए। बुक फर्स्ट एस्टैब्लिशेस द मोरल स्ट्रगल, इस बुक फर्स्ट में एक मोरल स्ट्रगल भी है। सेटिंग अप द रिबेलियन इन हेवन, इसमें जो हेवन के अंदर जो रिबेलियन हुआ उसके बारे में है। द बैनिशमेंट टू हेल, और जो एंजल्स हैं जिनको हेल में फेंक दिया गया उसके बारे में है। एंड द डेविल्स प्लान टू करप्ट मैनकाइंड, और एडम और ईव जो कि मैनकाइंड के प्रतिनिधि हैं, पहला पुरुष एडम, पहली स्त्री ईव, ठीक है, उनको कैसे करप्ट किया जाए, कैसे उनसे गलती करवाई जाए, कैसे ईश्वर की अवज्ञा करवाई जाए, उनसे पहला क्राइम पाप करवाया जाए, इन सब की प्लानिंग इसमें शामिल है। ठीक है, फिर देखिए पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स एपिक स्कोप, ड्रामेटिक लैंग्वेज एंड फिलोसॉफिकल डेप्थ, सेटिंग द फाउंडेशन फॉर द रेस्ट ऑफ मिल्टन्स पोएम। मिल्टन की ये जो पोएम है आगे काफी लंबी है, 12 वॉल्यूम है, तो उनके लिए मार्ग प्रशस्त करती है। ठीक, अब चलिए इसमें कुछ मुख्य किरदार हैं, उनके बारे में भी आप जान लीजिए। मुख्य किरदार कौन कौन से हैं, किरदारों के बारे में एक सवाल तो बनता है बेटा। ठीक है, एक प्रश्न इसमें पक्का बनता है। ठीक है, अगला पूछे नहीं पूछे वो एक अलग बात है, बट एक क्वेश्चन बनता है। पहला इंपॉर्टेंट किरदार है सैटर्न, और अक्सर ऐसे पूछा भी जाता है कि हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लोस्ट, कि पैराडाइज लोस्ट का हीरो कौन है। फिर अगला ऑप्शन देता है गॉड, एडम एंड ईव, या सैटर्न। यानी सैटर्न जो है वो खुद भी इतनी औकात रखता है कि क्रिटिक्स को उसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं मिल्टन कहीं एडवोकेट तो नहीं कर रहा था, कहीं पक्ष तो नहीं ले रहा था सैटर्न का। इस भव्यता के साथ में, इस शिद्दत के साथ में मिल्टन ने प्रस्तुत किया था सैटर्न को। तो सैटर्न क्या है? द प्राउड लीडर ऑफ द फॉलन एंजल्स। इन एंजल्स के पहले एक शब्द जोड़ा गया फॉलन एंजल्स। बार बार इनको फॉलन एंजल्स क्यों कहा गया है? जब ये स्वर्ग में थे, हेवन में थे, गॉड के पास थे, उनकी सेवा में थे, तब भी क्या इनको फॉलन एंजल्स कहा जाता था? नहीं। जब इन्होंने लूसीफर के साथ मिलकर के, लूसीफर सैटर्न ही है, ठीक है, पहले इसका नाम लूसीफर था, जब ये निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, तब इसका नाम सैटर्न हो जाता है। तो लूसीफर के साथी बन करके जब इन्होंने गॉड के खिलाफ क्या किया? विद्रोह किया, तो उनका वहां से निष्कासन किया गया, एक्सपल्शन किया गया। तब इनको क्या कहा गया? फॉलन एंजल्स। क्यों भैया? सीधे हेवन से कहीं नीचे एक जगह हेल, वहां पर इनको गिरा दिया गया, पटक दिया गया कि जाओ यहां पे। ठीक है, तो यहां पे इनका फाल होता है, अर्थात एक वैसे नैतिक फाल भी होता है, और वैसे भी स्थान इनका परिवर्तन कर ही दिया गया, इसलिए इनको क्या कहा गया? फॉलन एंजल्स इनको कहा गया है, याद कर लेना। तो सैटर्न क्या है? लीडर ऑफ द फॉलन एंजल्स है, कास्ट आउट ऑफ हेवन आफ्टर रिबेलिंग अगेंस्ट गॉड, और ईश्वर के खिलाफ जब इसने विद्रोह कर दिया तो इसको वहां से निकाल दिया गया। ठीक है, बियल्ज़ेबब अगला महत्वपूर्ण किरदार, यह है सैटर्न का विश्वास पात्र और उसका सलाहकार और उसका सेनापति, अर्थात सेकंड इन कमांड। अर्थात सैटर्न के बाद में यदि कोई सबसे पावरफुल है तो वो कौन है? वो है आपका बियल्ज़ेबब। फिर गॉड द फादर, द ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, जिसने धरती स्वर्ग इनकी रचना करी, उनका रचनाकार। द सन ऑफ गॉड, अर्थात द मसीहा, गॉड्स बिगॉटन सन, ईश्वर का बेटा है। हु वॉलंटियर्स टू रिडीम मैनकाइंड, जो स्वयं आगे आता है और आगे आकर के जब एडम और ईव गलती कर देते हैं, उनको सजा मिलती है, तब वो खुद आगे आता है, कहता है कि मैनकाइंड का जो उद्धार है वो मैं करूंगा, वॉलंटियर के तौर पे आगे आता है। ठीक है, फिर है एडम, जो फर्स्ट ह्यूमन है,
फर्स्ट मैन है, ठीक है, क्रिएटेड बाय गॉड टू लिव इन ईडन। ईडन कहां है? पैराडाइज में है। ईव द फर्स्ट वुमन है, क्रिएटेड एज एडम्स कंपेनियन, एडम के कंपेनियन के तौर पे इसको क्रिएट किया गॉड ने। राफेल ए जेंटल आर्क एंजल सेंट टू वार्न एडम अबाउट सैटन एंड द डेंजर्स अहेड। राफेल वह आर्क एंजल है जिसको एडम के पास भेजा जाता है कि तुम उनको वार्न करो, चेतावनी दो कि सैटन जो है वो आगे कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसलिए तुम लोग सावधान रहो। ठीक है, ये सूचना राफेल देता है। फिर माइकल, ये पावरफुल आर्कएंजल है एंड जनरल इन गॉड्स आर्मी, गॉड की आर्मी में जनरल भी है, हु लेटर एक्सपेल्स एडम एंड ईव फ्रॉम ईडन। ईडन से इनको निकालता कौन है? राफेल ही, सॉरी माइकल ही इनको निकालता है। याद रख लीजिएगा, फैक्ट्स पूछे जाएंगे आपकी बार। गैब्रियल सेकंड इन कमांड ऑफ हेवंस आर्मी, हेवन की आर्मी का सेकंड इन कमांड है, हु गार्ड्स ईडन एंड कन्फ्रंट्स सैटन, जो ईडन की रक्षा के लिए नियुक्त है और सैटन से मुकाबला भी करता है। यूरियल एन एंजल हु गार्ड्स ईडन, ईडन का रक्षक है। सैटन जिसको एक चेरब बन करके, ठीक है, एक एंजल बन करके इसको डिसीव करता है। और एब्डियल, ये एक लॉयल सेराफ है, लॉयल एंजल है, हु रिमेन्स ट्रू टू गॉड डिस्पाइट इनिशियली बीइंग अमंग द रेबल एंजल्स। ये वो एंजल है एब्डियल जो शुरुआत में जो विद्रोही जो एंजल्स थे उनके साथ था, लेकिन बाद में वापस लौट आता है। सिन एंड डेथ, इनकी थोड़ी कहानी आपको सुननी पड़ेगी भाई, थोड़ा सा जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑफ स्प्रिंग ऑफ सैटन, ये सैटन की औलादे हैं। रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एविल, जो बुराई का जो परिणाम है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा सुनिएगा। ऋषि बीना, आप वही बात पूछ रहे हैं जो मैं बहुत ही बार बता चुका हूं बेटा। बिल्कुल सरफेस लेवल के सवाल जो है पहली बार जब सिलेबस चेंज होता है तो बिल्कुल पक्का आते हैं, बहुत डेप्थ में नहीं आते हैं। ठीक है, कोई 2-4 सवाल कहीं कोई डेप्थ में पूरी सिलेबस में आ गए वो एक अलग बात है। सिलेबस जो आपका यो मान के चलिए 50% जो है वो बदला है। ठीक है, लेंथ के हिसाब से बता रहा हूं आपको, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पूरा मटेरियल मैं आपको करवा रहा हूं, नो टेंशन नो फिकर। ठीक है, चलिए अब सिन और डेथ के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ध्यान दीजिएगा सिन एंड डेथ के बारे में। हेवन, ध्यान से समझिएगा, यहां पर होता है रिबेलियन, विद्रोह। ठीक है, विद्रोह कौन करता है? लूसीफर। इस विद्रोह के दरमियान लूसीफर के हेड से जन्म मिलता है किसको? सिन को। ठीक है सर, इस बार सेकंड पेपर को कठिन बना दिया है, दुगना कर दिया है, मेरिट को यही पेपर तय करेगा, है ना सर? बिल्कुल बेटा, आपकी बार बैलेंस कर दिया है चीजों को। ठीक है, बैलेंस कर दिया है। एक आध कमेंट और ले लेते हैं। वैशाली अवस्थी, सर आप ईयर्स प्लीज इंग्लिश में भी बोलिए, हिंदी में ईयर्स नहीं आते, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल मैं इंग्लिश में भी रिपीट करूंगा इसको। ओके, चलिए, और किसी का कोई हो तो आप बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो एक बार पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ऋषि मीना, ओके सर। कैलाश आर्य, सर सेकंड पेपर हार्ड आ रहा है इंग्लिश लिटरेचर का। बेटा हार्ड बिल्कुल ही नहीं है, आप इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर भी चुका हूं, आप पीछे का एक बार वीडियो आप देख सकें तो आप देख लीजिएगा उसमें। ठीक है,
उसमें आप देखिएगा, पूरा मैंने विस्तार से उसमें बता रखा है पीछे वाले वीडियो में। चलिए खैर, इस पे वापस आते हैं। हेवन, इसमें रिबेलियन होता है। लूसीफर ये विद्रोह करता है, ये एंजल्स का यहां पर लीडर है। इसके हेड से, सर से जन्म होता है किसका? सिन का। अब फिर आगे कुछ और भी होता है। सिन के ऊपर स्त्री रूप है, इसके ऊपर नजर पड़ती है सैटन की, और उसके मन में गलत विचार आते हैं। एंड दे डेवलप अ फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन दैट इज क्वाइट हीनियस। एक तरह से देखा जाए इसी से उत्पन्न हुई है, तो इसकी बेटी की तरह से, बट दे जस्ट इंसेस्ट एंड आउट ऑफ दियर यूनिटी, या क्या कहें, उनके मिलन से, आउट ऑफ दियर यूनियन जो जन्म लेता है वो कौन है? डेथ। कौन जन्म लेता है? डेथ। सर 31 दिसंबर तक इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। बेटा शायद उससे पहले भी हो जाएगी, है ना? पेपर हार्ड नहीं था, मॉडरेट था। बेटा प्लीज इस तरह के कमेंट्स मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है? देन लूसीफर, उसके हेड से जन्म होता है सिन का, एंड सिन से फिर इनकी सैटन, लूसीफर जो सैटन बन जाता है। इनकी जो यूनियन होती है, इनका जो मिलन होता है ना, इससे कौन उत्पन्न होता है? डेथ। अब ये सिन और डेथ जो है ये कहां बैठे होते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। हेल, इसका दरवाजा भाई, यहां दरवाजे पे कौन है? सिन गेट कीपर के तौर पे बैठे। यहां पर रूप बदल करके सैटन आता है, इससे मुलाकात करता है और कहता भाई अंदर जाने दे। तो फिर सिन जो है इसको अंदर जाने नहीं देती है, दरवाजा नहीं खोलती है। तो सिन को बहलाता है, फुसलाता है, जैसे आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरह से उससे लंबे चौड़े वादे करता है कि याद कर, कभी हम देख एक थे, हमारा एक बच्चा भी है, डेथ, है ना, और मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरी मैं भूख शांत करूंगा। डेथ, सिन दोनों भूखे हैं। दृश्य कुछ ऐसा घिनौना सा है। डेथ जो है, सिन उसके पेट में कीड़े पड़े उसको खा रहा है, ठीक, इस तरह का दृश्य है। तो वहां पर ये क्या करता है? इनको परसुएड करता है, जैसे तैसे करके मनाता है और अंदर चला जाता है। तो यहां पर इसकी डिप्लोमेसी भी हमें देखने को मिलती है सैटन की, कि ग्रेट लीडर भी है, एक बहुत बढ़िया शानदार सी इंस्पिरेशनल स्पीच देता है, और अपने नरक के अंदर उस आग के दरिया में जो इसके जो साथी पड़े थे, ठीक है, तो उन सब को ये एकत्रित करता है और एकत्रित करके उनका लीडर बन जाता है। तो इसमें लीडर लाइक क्वालिटी है, डिप्लोमेसी यहां खेलता है, ठीक है। तो मुझे यहां पर आपको ब्रीफली सिन और डेथ के बारे में बताना था, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये इसके कुछ किरदार हैं। फिर और माइनर कैरेक्टर्स, मिल्टन जो है पैराडाइज लोस्ट में कुछ माइनर जो कैरेक्टर्स हैं, जो और फॉलन एंजल्स हैं, उनके भी नाम बताता है, जैसे मोलॉक, बिलायल, मैमन, है ना। ये प्रोमिनेंट फॉलन एंजल्स हैं, डेविल्स हैं, विद डिस्टिंक्ट रोल्स, जिनके अलग अलग रोल्स हैं, भूमिकाएं हैं, ठीक है। इनके बारे में भी जिक्र इसमें आपको मिलता है। अनुभूषी सर, लिटरेचर की रेगुलर क्लासेस लोगे क्या यूट्यूब पे? बेटा रेगुलर क्लासेस होंगी स्काई एजुकेयर ऐप पे, लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है, आप इसको अभी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वहां पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी बेटा आपको। अब पैराडाइज लोस्ट के बारे में ओवरऑल आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जब तक आपके दिमाग में ओवरऑल स्टोरी नहीं आएगी, ठीक है, ओवरऑल स्टोरी नहीं आएगी ना, तब तक बेटा आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए ओवरऑल स्टोरी जो है समराइज फॉर्म में आपको बता रहा हूं। मोटे तौर पे दो कहानियां पैरेलल इसमें चलती हैं। एक तो किसकी कहानी है? सैटन की, जिसका पहले नाम क्या था? लूसीफर, और उसके दोस्तों की यानी फॉलन एंजल्स की। और दूसरी कहानी है एडम और ईव की, ठीक है। और उनके द्वारा जो गलती करेगी और उस गलती की वजह से जो उनका पतन होता है, उसकी कहानी है। ओके, जुगना मीना बेटा आप कोर्स की प्राइस पूछ रहे हैं, ठीक है। बेटर यू शुड डाउनलोड स्काई एजुकेयर ऐप फर्स्ट,
और वहां पर आप सर्च कीजिए एंड अमेजिंगली आपको वहां पर प्राइसेस बहुत कम मिलेगी, आपके मोबाइल रिचार्ज से भी कम। ये वो रिचार्ज है जो आपकी लाइफ को रिचार्ज करेगा। ठीक है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, पता कीजिए वहां से। चलिए, अब मैं कहानी आपको यहां पे दिखा रहा हूं, सुना रहा हूं, और या यूं कहिए फिल्म आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तस्वीरें जो हैं साथ साथ में मेरी जो बातें हैं, मेरे मुंह से जो शब्द निकलेगी, तस्वीरें जो हैं उनको जिएंगी यहां पे। तो तस्वीरों को भी आप देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि सर जो है क्या कर रहे हैं यहां पे और क्या आपको मैं बता रहा हूं। आप देख लीजिए किस लेवल की मेहनत आप लोगों के लिए यहां पे करी गई है। ठीक है, गोविंद सिंह, फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर फी यू शुड कॉल आवर कॉन्टैक्ट। ठीक है, आवर हेल्पलाइन जो यहां पे नंबर दे रखे हैं 9928549654, प्लीज यहां पे कॉल कर लीजिए। ठीक है, स्टोरी ऑफ सैटर्न देखिएगा। द पोएम बिगिंस आफ्टर सैटर्न एंड हिज फॉलोअर्स हैव बीन डिफीटेड बाय गॉड एंड थ्रोन इनटू हेल अर्थात टारटर्स। कहानी शुरू होती है सैटर्न और उसके जो अनुयायी है, उसके साथी हैं, उनको गॉड जो है हरा करके फेंक देते हैं हेल में अर्थात टारटर्स में। तस्वीर देखते रहिएगा। यहां पर ये अपनी राजधानी का निर्माण करते हैं, आग के दरिया में पड़े हैं, और वहां से एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्पीच देता है। सारे एंजल साथ में आ जाते हैं, हु अल्लाह करते हैं और यहां पर इसको अपना नेता मान लेते हैं और फिर अपनी कैपिटल बनाते हैं जिसका नाम है पैंडेमोनियम। सैटर्न यूजेस हिज ग्रेट स्पीचेस टू एनकरेज द फॉलन एंजल्स। अदर डेविल्स विद हिम, बाकी के और डेविल्स उसके साथ आ जाते हैं, जैसे मैमन, बियल्ज़ेबब, बिलायल, केमोश और मलोच, ये सब इसके साथ आ जाते हैं। ये नाम याद रख लेना, कैरेक्टर्स हैं इसमें। फिर इनकी आपस में डिबेट होती है, डिस्कशन होता है। ठीक है, और क्या डिस्कशन होता है उसको सुन लीजिएगा। डिस्कशन ये होता है कि ईश्वर ने, गॉड ने दो किरदार गढ़े हैं, एडम और ईव, और उनको एक नई जगह पे रखा है पैराडाइज में। वहां पर एक गार्डन है जिसका नाम है ईडन गार्डन। मैं कलकत्ता वाले क्रिकेट स्टेडियम की बात नहीं कर रहा जिसकी दर्शक क्षमता 1,30,000 है। ठीक है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं पैराडाइज में जो ईडन गार्डन है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मसला यह था कि अब हमें क्या करना है, उन दोनों को जो एडम और ईव हैं उनको करप्ट करना है, उनसे गलती करवानी है। ठीक है, क्योंकि गॉड ने उनकी रचना जो करी है, उनका जो इनोसेंस है उसको बरकरार रखा जाए, उसका गॉड का ऐसा मानना है, और हमें उसी चीज को करप्ट करना है, उसी को खराब करना है। अर्थात डेलिबरेट एक्शन ले रहा था, जानबूझ करके गॉड से पंगा ले रहा था, जानबूझ करके ये पाप करने जा रहा था। तो डिस्कशन ये था कि कौन जाएगा वहां पे। अब किसी को नहीं पता कहां है। ठीक है, घोर अंधेरा है चारों तरफ पूरे अंतरिक्ष में, वो जगह कहां ये भी नहीं पता है, कितनी लंबी यात्रा है ये भी नहीं पता है, लेकिन बस जाना है। ठीक है, सब लोग शांत हो जाते हैं, कोई आगे नहीं आता। तब सैटर्न जो है फिर से एक लीडर की भूमिका में आगे आता है। सैटर्न डिसाइड्स टू गो अलोन टू करप्ट द न्यू वर्ल्ड एंड गॉड्स न्यू क्रिएशन अर्थात मैनकाइंड, कि मैं जाऊंगा, तुम कोई मत जाओ, मैं जाऊंगा। ठीक है, जब कोई वॉलंटियर आगे नहीं आता है तब ये खुद जाता है, तस्वीर पे आप देख सकते हैं। He bravely crosses the dark abyss and chaos, चार तरफ chaos है, घुप अंधेरा है, उसको बहादुरी से ये क्रॉस करता है। जैसे ओडिसियस और एनियस इन क्लासिकल एपिक्स है ना, होमर के और वर्जिल के जो एपिक्स हैं उनके अंदर इसी तरह से दिखाया गया है। तो सेम वैसी ही यात्रा सैटर्न भी करता है। एंड फाइनली ही रीचेज द गार्डन ऑफ ईडन अर्थात पैराडाइज में पहुंच जाता है, ईडन गार्डन में पहुंच जाता है। अब यहां पे क्या होता है, द वॉर इन हेवन, फ्लैशबैक में जो हेवन में लड़ाई हुई थी उसके बारे में जान लो। जितेंद्र कह रहे हैं सर 270 बने हैं स्कूल लेक्चर में, यदि सिर्फ इंग्लिश में बने हैं, ठीक है, और जीके का आप ऐड करेंगे तो चांसेस है बेटा, अकेले 270 से पार नहीं पड़ेगी। द वॉर इन हेवन, फ्लैशबैक में जा रहे हैं।
द पोएम ऑल्सो टेल्स अबाउट द ग्रेट एंजेलिक वॉर इन हेवन, इसके बारे में भी बताती है कि कैसे युद्ध हुआ था वहां पे। सैटन ने क्या किया, रिबेल किया, विद्रोह किया। अब पॉइंट टू बी नोटेड, याद रख लेना, ये लड़ाई इनके बीच में कितने दिन चली थी? 3 डे बैटल, 3 दिन ये लड़ाई चलती है, ठीक है। तीसरे दिन जो सन ऑफ गॉड है अलोन डिफीट्स ऑल द रेबल्स, अकेला आता है और सारे जो बैड एंजल्स हैं उनको हरा देता है, ठीक है। आफ्टर दिस विक्ट्री, और ये जब विजय प्राप्त हो जाती है उसके बाद में गॉड क्रिएट्स वर्ल्ड, एडम एंड ईव, इनकी रचना करता है। एडम एंड ईव इन ईडन गार्डन में एडम और ईव जो है बड़े मजे से रह रहे हैं। एडम एंड ईव आर गिवन फ्रीडम एंड पावर ओवर ऑल क्रिएशन, कि आप ही बादशाह हो, मजे से रहो यहां पे। लेकिन गॉड जो है उनको एक आदेश देता है, या यूं कहें उनको एक एक्सेप्शन देता है, बेटा सब कुछ एंजॉय कर सकते हो लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। क्या ध्यान रखना? वहां पर ट्री ऑफ नॉलेज है, ठीक है, ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल, और दे विल डाई, कि वहां पर एक पेड़ है, एप्पल ट्री है, ज्ञान का पेड़ है, जिससे आपको अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाएगा, उसको खा लोगे तो उसको नहीं खाना है। अपनी इनोसेंस जो है, मासूमियत जो है, उसको नहीं खोना है। ज्ञान नहीं चाहिए, इनोसेंस चाहिए। एक्सेप्शन दिया, ये कंडीशन दी, एक्सेप्शन नहीं कंडीशन, इस कंडीशन के साथ में इनको वहां रखा गया था। फिर क्या होता है? गॉड ऑल्सो फियर्स दे माइट ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ लाइफ एंड लिव फॉर एवर, इनको यह भी भय था कि इसको खा लेंगे ये हमेशा जिंदा रहेंगे। एडम एंड ईव लिव हैप्पीली, बड़े प्रेम से रह रहे थे, विद लव, पैशन एंड इनोसेंस, इस शब्द को मार्क कर लेते हैं, इनोसेंस, बड़े आराम से रह रहे थे। फिर द टेम्पटेशन एंड फॉल, फिर क्या होता है? लालच, और फिर इनका पतन। कैसे होता है? सैटन डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज ए सर्पेंट, एक सांप का रूप बना करके वहां पे, ठीक है, ये आ जाता है। एंड टेम्प्ट्स ईव विद क्लेवर वर्ड्स, और चतुराई भरे शब्दों से सबसे पहले किसको टेम्प्ट करता है? ईव को। फ्लैटरिंग हर वैनिटी, और उसकी वैनिटी उसका सौंदर्य है, ठीक है, उसकी अदाएं, उसकी प्रशंसा करता है, चापलूसी करता है, फ्लैटरिंग करता है, ऑयल लैंग्वेज यूज करता है, कॉक्सिंग करता है, और उसको टेम्प्ट कर देता। अच्छा, भगवान ने तुम्हें खाने से ये मना किया, एप्पल खाने से मना किया है, अरे यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है, भगवान खुद ले जाते होंगे, मतलब जो भी कहा होगा, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की, उसको मना कर दिया। अब ईव जो है वो लालच में फंस जाती है, और ईव ईट्स द फ्रूट, और उस फ्रूट को ईव जो है खा लेती है। एडम दो ही नोज इट इज रॉन्ग, एडम को पता था भाई ये गलत हुआ, एडम वहां था नहीं, वापस बाद में आता है, ठीक है। इसको यूं समझ लीजिए, जैसे आज पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी परमाणु बम का परीक्षण किया जाए, सबसे पहले अमेरिका को पता चली जाता है ना। तो ये गॉड जो है, जैसे ही उसने पहला बाइट लिया होगा फ्रूट का, तुरंत से गॉड यहां धमाका हुआ होगा कि लो जी हो गया काम तमाम, है ना, कि ईव ने काम गड़बड़ कर दिया, पता चल गया उनको कि फ्रूट खाया जा चुका है। अब एडम, उसको जैसे पता चला तो वो पास आता है, और उसको ये भी पता था कि अब इसको सजा मिलेगी, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं सुख के दिनों में इसके साथ रहा हूं तो दुख के दिनों में भी मैं इसके साथ ही रहूंगा। इसलिए एडम जानबूझ करके, उसको पता था, ही नोज इट इज रॉन्ग, कि गलत है, ईट्स इट टू, वो भी इसको खा लेता है उसका साथ देने के लिए, बिकॉज ही कैन नॉट लिव विदाउट ईव, क्योंकि वो ईव के बिना नहीं रह सकता था। फिर जैसे ही उन्होंने वो फल खा लिया, तुरंत से इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इतने दिन तो बिना कपड़ों के ऐसे इनोसेंटली घूमते रहते थे, कुछ नहीं, अभी तुरंत से उन्होंने अपने आप को, ठीक है, पेड़ की छाल से उनसे ढकना शुरू किया, ज्ञान प्राप्त हो गया ना। फिर एडम बिकम्स अ ग्रेटर सिनर देन ईव, अब एडम जो है वो ईव की तुलना में बड़ा पापी बन गया है। क्यों? क्योंकि ईव को तो टेम्प्ट किया गया था, ललचाया गया था, एंड आउट ऑफ दैट टेम्पटेशन
शी जस्ट टेस्टेड द फ्रूट, बट एडम, उसको क्या, उसको तो पहले से पता था भाई, उसने जानबूझ करके खाया, इसलिए उसका पाप ईव की तुलना में ज्यादा बड़ा है, इसलिए he becomes a greater sinner than Eve. After eating they feel lust, वासना, shame, शर्म कि हम नंगे खड़े हैं, शर्म आ रही है, nightmares, guilt, अपराध बोध, quarrels, आपस में झगड़ा करते हैं, वासना जागृत हो जाती है, ठीक है, शर्म आती है, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, अपराध बोध आ जाता है, झगड़ते हैं, एक दूसरे ब्लेम करते हैं, है ना, और ये सारा किसका असर है, उस फ्रूट का। फिर अब आगे देखिए, तस्वीर में आप देख पा रहे हैं द पनिशमेंट ऑफ सैटन एंड हिज फॉलोवर्स। अब बात इस पे आ जाती है कि सैटन और उसके फॉलोवर्स को क्या पनिशमेंट मिला, आप तस्वीर में देख सकते हैं। सैटन रिटर्न्स टू हेल प्राउडली, इनको मैनकाइंड को करप्ट करने के बाद में सैटन जो बड़े अभिमान के साथ कहां पहुंचता है, अपने फॉलोवर्स के बीच में, टेलिंग द फॉलन एंजल्स अबाउट हिज सक्सेस, अपनी सफलता के बारे में अपनी कहानियां किससे उनको सुनाता है, ठीक है। बट सडनली, लेकिन अचानक से क्या होता है, दे ऑल टर्न इनटू स्नेक्स एज पनिशमेंट, और सभी ये क्या बनने लग जाते हैं, सांप में परिवर्तित होने लग जाते हैं सजा के तौर पर। ये सजा किसने दी है, गॉड ने दी है, इंक्लूडिंग सैटन हिमसेल्फ, और सैटन भी उनमें से एक है, सैटन भी स्नेक बन जाता है। यहां पर दो चीजें आपके सामने आती है, दो प्रश्न उठते हैं, क्या क्या उठते हैं वो जरा सुनिएगा। जो सैटन ने क्राइम किया, क्या वह रिवोकेबल था या इरिवोकेबल, अर्थात क्या उसमें सुधार किया जा सकता था या नहीं, ठीक है। और एक तरफ दूसरे एडम और ईव ने जो पाप किया, क्या उसमें सुधार किया जा सकता था, क्या उसके लिए माफी थी? तो उसका जवाब यह मिलता है कि जो क्राइम, जो पाप, जो सिन सैटन ने किया वो डेलिब्रेट था, प्लान्ड था, ठीक है। इस वजह से वह रिवोकेबल नहीं है, अर्थात इरिवोकेबल है, अक्षम्य है। दूसरी तरफ एडम और ईव ने किन्हीं हालातों के तहत वो किया, इसलिए वो रिवोकेबल है, अर्थात उसके लिए क्या हो सकती है, उसके लिए थोड़ी मुक्ति और माफी हो सकती है। क्लियर? तो ये इनको यहां पे पनिशमेंट मिलता है। अब चलिए, आपको यदि क्लास बेटा आ रही है तो इसी क्लास में मत खोए रहो यार, थोड़ा हमारा भी कुछ कहना मान लिया करो। क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और आपको कोई चीज अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको अच्छा लगा है। और एक चीज और बेटा, स्काई एजुकेटर ऐप का लिंक आपके साथ में हमने शेयर किया है, उस लिंक को आप क्लिक कीजिए, और यदि आपको हमारा कोर्स भी पसंद है तो वहां पर लाइक का बटन है, प्लीज उसको आप जरूर क्लिक कीजिएगा, और वहां पर हमारे ऐप को भी जरूर रेटिंग दीजिएगा, और वहां पर अपना एक अच्छा सा कमेंट भी ड्रॉप कीजिएगा। इतना आप हमारे लिए आई थिंक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपेंटेंस ऑफ एडम एंड ईव। अब दूसरी तरफ एडम और ईव जो है पाप बोध से भर गए हैं और उनको पश्चाताप हो रहा है, एक दूसरे को सांत्वना दे रहे हैं। तस्वीर में देख सकते हैं आप। ईव आस्क एडम फॉर रिकंसिलिएशन। ईव जो है एडम से कहती है, भाई रिकंसाइल कर लेते हैं, आपस में नहीं लड़ते हैं, और भगवान से बात करो ना तुम यार, कुछ तो उपाय निकालो, ठीक है। एंड टुगेदर दे डिसाइड टू सीक गॉड्स मर्सी। और फिर दोनों मिलकर के तय करते हैं कि ईश्वर से हम क्षमा मांगेंगे, दया याचना करेंगे, दया प्रार्थना करेंगे, ठीक है। ओके, सुमित्रा जी कह रही हैं सच में हम तो कहानी में खो गए। अब क्या होता है, द आर्क एंजल माइकल शोज एडम विजन्स ऑफ द फ्यूचर। आर्क एंजल माइकल जो है वो एडम को कि आपका फ्यूचर क्या होगा उसके विजन्स जो है दिखाता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन सफरिंग, आप इंसान हैं, ठीक है, आपको मानवीय पीड़ाएं झेलनी पड़ेंगी, भोगनी पड़ेंगी,
डेथ होगी, द ग्रेट फ्लड होगा। द ग्रेट फ्लड के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। बाइबल में इसका जिक्र है, द ग्रेट फ्लड, उस दिन सृष्टि का विनाश होगा, डूम्सडे, ठीक है। उसके बारे में जानते होंगे कि उस दिन ईश्वर स्वयं यहां उपस्थित होंगे, जितने जिंदा है वो मर जाएंगे और जितने मुर्दे कब्र में गड़े वो बाहर आएंगे एक बार जिंदा होकर के, और ईश्वर उनका न्याय करेगा। इसलिए इस डूम्सडे को द डे ऑफ जजमेंट भी कहते हैं, जजमेंट्स डे भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो उनकी ये बात करता है। ओके, परमेश्वर जी कह रहे हैं सर वीडियो में देरी हो जाए तो चलेगा, लेकिन पूर्ण तैयारी से करवाना। मैं आपके ऐप से पिछले साल से जुड़ा हूं, आपका विश्वास ही हमारे लिए बेटा सबसे बड़ी दौलत है। इसीलिए हमने कंटेंट आज से ही शुरू कर दिया और पूरी तैयारी के साथ में हम मैदान में हैं आपके सामने, ठीक है। और बहुत कम प्राइस में आपको हम कोर्स दे रहे हैं, आप भी सभी बच्चों को बता दीजिए। बट माइकल ऑल्सो गिव्स होप, ये आपका भविष्य कैसा होगा उसके बारे में तो बताता है, लेकिन साथ में उनको एक उम्मीद भी देता है। क्या? कि मैनकाइंड विल बी सेव्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट, अर्थात किंग मसीहा, कि आप मैनकाइंड जो है उसको बचा लिया जाएगा जीसस क्राइस्ट के द्वारा, उद्धार किया जाएगा। किंग मसीहा आएंगे, ठीक है, जीसस क्राइस्ट आएंगे, उनके बारे में बताता है। फिर द एक्सपल्शन फ्रॉम ईडन, लेकिन आपने पाप तो किया है, आपको ईडन छोड़ करके तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर फाइनली एडम एंड ईव आर कास्ट आउट ऑफ पैराडाइज, अब इनको फाइनली यहां से निकाल दिया जाता है। एंड माइकल कंफर्ट्स एडम, लेकिन माइकल जो है एडम को थोड़ी सांत्वना देता है, उसको थोड़ी राहत पहुंचाता है, ये कहते हुए कि ही कैन फाइंड पैराडाइज विद इन, कि तुम्हारे भीतर भी एक पैराडाइज है, तुम उसको तो हासिल कर सकते हो। कैसे करोगे वो तरीका कौन बताएगा? जीसस क्राइस्ट बताएगा, है ना, थ्रू फैथ एंड ओबीडियंस। फैथ इन व्हाट? फैथ इन गॉड। ओबीडियंस, आज्ञा मानना, भाई किसकी? गॉड की। ईश्वर की अवज्ञा नहीं करनी है, ईश्वर में विश्वास रखना, अटूट विश्वास रखना है, ठीक है। ईश्वर आपको दुख दे तो उसको भी सहन करना है, सुख दे उसको भी स्वीकार करना है, और बस उसी के कदमों में जन्नत है, सारा जहान है, क्योंकि वही सृष्टि का रचयिता है। तो ये कह करके उनको सांत्वना देता है कि मन में यहां पर भी तुम्हारे पैराडाइज लोस्ट है, उसको तुम एहसास तो करो, ठीक है। फिर दे लीव ईडन, अब ये ईडन छोड़ करके चले जाते हैं, हैंड इन हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तस्वीर में देख सकते हैं। फेसिंग द वर्ल्ड, अब उनको सामने क्या दिख रही है? वर्ल्ड, धरती दिख रही है भाई, है ना, वहां चले जाते हैं। क्लियर? फिर नाउ क्लोजर टू गॉड इन स्पिरिट, अब देखिए पहले ये कहां थे? पहले ये थे पैराडाइज में, ठीक है। पहले कहां थे? पैराडाइज में थे, जहां पर ये क्या थे? क्लोजर टू गॉड, ईश्वर के निकट थे। किस तरह से? भौतिक स्वरूप में निकट थे, ईश्वर के पास ही थे, उनके पास ही बस सारा काम होता था, सुबह शाम हाय हेलो हो जाती थी उनसे, है ना, खाना पीना एक साथ। क्लियर? तो ये फिजिकली फॉर्म में, भौतिक स्वरूप में उनके साथ थे, लेकिन अब क्लोजर टू गॉड इन स्पिरिट, अब ईश्वर से आत्मा से जुड़े हुए हैं। दो सेपरेटेड फ्रॉम हिम, हिम आ रहा गॉड के लिए फिजिकली, भले ही ये अभी भौतिक स्वरूप में किससे अलग है? ईश्वर से अलग है, जुदा हो रहे हैं, पैराडाइज को छोड़ के जा रहे हैं, ईश्वर से दूर जा रहे हैं, धरती पे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये आत्मा से किसके साथ है? ईश्वर के साथ है। अब ये गलती नहीं करेंगे, एक गलती करके इन्होंने देख ली है। ओके, ऐप पर न्यू वीडियो कब से अपलोड होंगे? सर बेटा आज ही से होंगे, ठीक है। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? मुझे टेंशन लेने दो ना, ये तो वीडियो कंप्लीट करवाने की, आप क्यों टेंशन में आ रहे हो? मुझे टेंशन लेने दीजिए, ये इट्स माय ड्यूटी, माय जॉब, मुझे कंप्लीट करने दीजिए बेटा, ठीक है। आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट होगा, मेरा टारगेट ये है कि दिसंबर तक मैं फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट सिलेबस कर दूं, ठीक है, और बेहतरीन आपके लिए टेस्ट सीरीज जो है वो बना करके दूं। शानदार आपको नोट्स जो है मेरे यहां से आपको उपलब्ध हो ही जाएंगे,
ठीक है, और आप लोगों को इंग्लिश की फिक्र करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है बेटा। आप फालतू में यार सारा दिन परेशान होते रहते हो, इतना मत सोचा कीजिए। ठीक है, वही वाली बात है कि आपको क्या रखना है, फैथ एंड ओबीडियंस। ठीक है, किसमें, ईश्वर में भी, और थोड़ा सा मेरे में भी रख लेना यार। ठीक है, क्यों, मैं आपको करवा दूंगा, मेरी स्टाइल, मेरी शैली कोई बदलने वाली नहीं है, इसी शैली से ही मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा बेटा। ऐसा तो नहीं कि ओवरनाइट मेरे में चेंज आ जाएगा और अचानक से मैं कुछ अलग करवाने लग जाऊंगा, ऐसा तो होता नहीं ना। इज इट रियली स्टोरी सर और नॉट? यस इट इज। ठीक है, आई थिंक इट रियली लुक्स लाइक ए रियल स्टोरी। ओके, कैलाश जी इसको रियल स्टोरी से अभी कनेक्ट करेंगे। देखो अब आपके सिलेबस में क्या है उस पे आ जाइए। आपके सिलेबस में है, ध्यान दें, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, बुक फर्स्ट, और कितनी पंक्तियां आपको दी गई हैं, एक पंक्ति से, पंक्ति 1 से लेकर के 124 तक, ये आपको स्टडी करनी है। ठीक है, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, पहली पंक्ति, ठीक है, वहां से शुरू होगी, और द टायरनी ऑफ हेवन 124 पंक्ति 24 वाली वहां तक चलेगी। अब मैंने आपको जो कुछ बताया उसको नटशेल में, सारांश में अभी मैं आपको तुरंत से बताऊंगा। ठीक है, पूरा जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, फैक्ट्स मैंने अंडरलाइन भी किए हैं, आपको चेताया भी है कि बेटा ये फैक्ट्स हैं, याद कर लेना, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्रेड सेकंड का भी ऑनलाइन न्यू बैच स्टार्ट होगा क्या? ऑलरेडी स्टार्टेड बेटा। ठीक है, एंड इन केस इफ सिलेबस चेंजेस तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्काई एजुकेयर आपके साथ है, अशोक जांगेड़ आपके साथ है, और हम आपको बदला हुआ सिलेबस भी कंप्लीट करवाएंगे। और कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है, सर हमने तो रिकॉर्डेड कोर्स ले लिया और अब हमारा क्या होगा? बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हम नए वाला कोर्स ही देंगे और उसी प्राइस में देंगे, एक सिंगल रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा आपसे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इसमें हमने क्या देखा आज वो देखिए एक बार। हमने देखा हेवन, स्वर्ग, यहां पर कुछ किरदार हैं, यहां के किंग राजा है भाई, कौन है? गॉड। ठीक है, यहां पर एक नेक्स्ट इन पावर एंजल है, नेक्स्ट इन पावर अर्थात भगवान के बाद भी यदि कोई शक्तिशाली है वो, और उसका नाम क्या है? लूसीफर। अब लूसीफर जो है ये खुद क्या बनना चाहता है? गॉड का स्थान लेना चाहता है, और जब गॉड जो है अपने खुद के बेटे को अपने स्थान पे लेके आना चाहते हैं तो उस पर थोड़ा विवाद होता है। ठीक है, उस पर थोड़ा विवाद होता है। अच्छा, किरण सैनी कह रही है कि सर मेरे साथ मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं स्टोरी। ओके, थैंक यू। बच्चों को भी खैर सुननी चाहिए, उनके भी काम की चीज है। ठीक है, अच्छा लगेगा उनको भी। तो लूसीफर और गॉड के बीच में क्या हो जाता है? लड़ाई हो जाती है। 3 दिन तक युद्ध चलता है, 3 days बैटल। ठीक है, 3 days बैटल, 3 दिन की लड़ाई चलती है। अब यार गॉड ही क्या जो हार जाए? गॉड को तो हारना ही नहीं था। गॉड का बेटा आता है तीसरे दिन और अकेले सबको हरा देता है और इनको यहां से खदेड़ देता है और इनको पटक देता है एक नई जगह जिसका नाम है हेल। ठीक है, क्या नाम है? हेल। तो ये हो गया वेलकम टू हेल। अब ये सारे लूसीफर यहां चला जाता है। अब इसका नाम क्या पड़ जाता है? सैटन। और इसके जो फॉलोअर्स थे, एंजल्स थे, ठीक है, इनको भी यहां पटक दिया जाता है और ये क्या कहलाते हैं? फॉलन एंजल्स। फॉलन एंजल्स। यहां पर एक लिक्विड फायर है, लावा कह सकते हो, मर ये सकते नहीं। ठीक है, पीड़ा उतनी होगी, यहां पर पड़े हैं। अब सैटन भाई साहब एक तगड़ी स्पीच देते हैं, उनको फिर से जोश जगाते हैं और कहते हैं जचा देंगे काम। ठीक है, और
ये तैयार हो जाते हैं फिर से लड़ाई के लिए, और कहता है कि आमने सामने की लड़ाई में तो मैं इनसे नहीं जीत पाया, फिर एक शब्द आएगा इन 124 पंक्तियों में, और वो शब्द एम्बुश। एम्बुश क्या होता है? घात लगा करके वार करना, कि अब हम एम्बुश वाली लड़ाई लड़ेंगे। और एम्बुश वाली लड़ाई के लिए क्या तय करते हैं कि गॉड ने दो प्राणियों की रचना करी है और इनको पैराडाइज में, वहां ईडन में रखा है, ईडन गार्डन में रखा है, जो कि पैराडाइज में स्थित है, ठीक है, पैराडाइज में स्थित है, वहां पर रखा, उनको करप्ट करते हैं। तब ईश्वर को, गॉड को मजा आएगा, ठीक है, तब मजा आएगा। वो उसका डायलॉग था ना गब्बर सिंह का, अब आएगा मजा। तो ये वो वाली बात है। अब ये बोला कि अब आएगा मजा, तो भाई साहब ये क्या करते हैं, तय करते हैं कि वहां चल के इनको सबक सिखाते हैं। जाएगा कौन, इस बात पे सारे सहम के बैठ जाते हैं। तो सैटर्न खुद आ गया था, मैं जाऊंगा, और फिर इस जगह को ढूंढता है, सैटर्न इस जगह को ढूंढता है, सरपेंट का भेष बनाता है, कभी चेरब का भेष बनाता है, और इनको, एडम और ईव को टेम्प्ट करता है। यहां पर हेल के दरवाजे पे दो पहरेदार भी बैठे हैं, डेथ एंड सिन बैठे हैं। सिन इसकी खुद की बेटी की तरह से, उसके मस्तिष्क से ही इसकी क्या हुई है, रचना हुई है। तो एक बेटी की तरह से उसी के साथ में फिजिकल इसका रिलेशन बनता है, एंड आउट ऑफ दैट फिजिकल रिलेशन, ठीक है, डेथ उसका जन्म होता है। अब ये दोनों जो है उनको बहला फुसला के इनको करप्ट करके आता है, वापस यहां पहुंच जाता है अपने साथियों के बीच में। तब गॉड इनको पनिशमेंट देता है कि भाई तू हमेशा के लिए सरपेंट ही बना रहा है, और तेरे साथी भी सरपेंट बन जाएंगे। फिर अब एडम और ईव की बारी आती है इनको सजा देने की। तो ईश्वर क्या करता है, एक अलग एक जगह की रचना करता है, और उस जगह का नाम रखता है अर्थ, अर्थात धरती, पृथ्वी, कि जाओ तुम नालायकों, वहां जाओ, माई डियर फूल्स गो देयर, वहां पे जाओ। और वहां पर अब ये दोनों प्राणी कौन, डेथ एंड सिन, ये भी वहां पर आ जाते हैं, ठीक है। इन्होंने, एडम और ईव ने माफी मांगी थी, किससे, गॉड से। तो ईश्वर इन पे कृपा दृष्टि करते हैं कि जाओ, फिलहाल तो तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, और वहां जाओ, देखेंगे तुम्हारा बिहेवियर कैसा रहता है। मैं भेजता हूं जीसस क्राइस्ट को, मसीहा को, ठीक है, और वो तुम्हें सच्चाई का मार्ग बताएगा। ईश्वर में आस्था रखना, उसकी कहे गए मार्ग पे चलना, ओबीडियंस करना। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें वापस से पैराडाइज मिल सकता है। पैराडाइज रीगेन्ड, याद करना, आया है 1674 में, ठीक है, पैराडाइज रीगेन हो सकता है तुम्हारे लिए। अब जब से पृथ्वी की रचना हुई है, एडम और ईव के वंशज यानी हम, यानी मैनकाइंड, ठीक है, वो यहीं पर मौजूद है। और अब भी डेथ भी यहां पे होती है, सिन भी यहां पे होता है, सारा सब कुछ, सारा उपक्रम होता है। सो दिस इज द ओवरऑल स्टोरी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। क्लियर? अब आगे हम और जो क्लास लेकर के आएंगे उसमें लाइन बाय लाइन हम चलेंगे। अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। मैंने पूरी चीजें आपके दिमाग में प्रिंट कर दी है। मेरा प्रयास यही था प्रिंट करना, कि मैं इन तस्वीरों के माध्यम से आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट कर दूं, सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में स्टोर कर दूं, इंस्टॉल कर दूं वहां पे, ताकि आपसे कोई गलती ना हो बेटा। ओके बेटा, 1671, ठीक है, चलिए 1671। कई बार भाई टंग स्लिप भी हो जाती है, लगातार 1.5 घंटे हो गए बोलते बोलते, एक आध सिप ले लूं, सही सही हो जाएगी। ओके, आप में से किसी को कोई सवाल वगैरह कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? आज की क्लास जो है आपकी ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, ठीक है। मिल्टन को अपन इसमें जान लिया, उसके वर्क्स के बारे में भी जान लिया, फिर पैराडाइज लॉस्ट की जो स्टोरी है हमने उसके बारे में जान लिया। ये सारी चीजें आज अपन ने इस क्लास में देखी हैं, ठीक है। अब आपके कोई सवालात हों तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, थैंक यू कह रही हैं चहिती आचार्य। ओके बेटा, थैंक यू आपको भी इस नाइस कमेंट के लिए।
सर पीडीएफ अभी अवेलेबल है क्या? बेटा पीडीएफ जो है कल आपको अवेलेबल होगी, अभी तो मैं ही हूँ स्टूडियो में, ठीक है, हमारे ऑपरेटर्स वगैरह कल आएंगे तो वो अपलोड करेंगे। रमा शर्मा कोर्स के लिए आप पूछ रहे हैं बेटा, सबसे पहले आप स्काई एजुकेयर ऐप जो उसको डाउनलोड कर लीजिए बेटा। स्काई एजुकेयर ऐप लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है, कमेंट बॉक्स में देखिए, ठीक है। स्काई एजुकेयर, इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, वहां से आप इसको परचेज कर पाएंगे। सुमित्रा जी कह रही सुपर्ब एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू सो मच, मेरे बेटे को भी मजा आ गया। ओके, आशीर्वाद दीजिएगा मेरी तरफ से बच्चे को। भाई आप पूछे पूरा कोर्स करवाओगे ना, इंग्लिश क्लासेस T2S पूछ रहे हैं बेटा, क्यों आपको डाउट है क्या? पूरा ही करवाएंगे यार। सरिता कोर्स बेटा आपको स्काई एजुकेयर ऐप, इसको डाउनलोड कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए अभी, ठीक है, अभी कर लीजिए। फी अपडेट कर दी क्या सर? बेटा हमने पहले दिन ही वादा किया था फीस नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाई है मैंने फीस, ठीक है, वही फीस आपके लिए मात्र 2500 रुपए। रिपुसुदन पूछे ऐप पर क्लास लाइव होगी क्या सर? बिल्कुल होगी बेटा, अभी भी ऐप पर देखिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं साइड में, मेरे सामने स्क्रीन पे स्प्लिट है स्क्रीन, एक तरफ यूट्यूब वाले बच्चे हैं और एक तरफ ऐप वाले बच्चे हैं। ऐप पर भी लाइव क्लास रहेगी, ठीक है बेटा। अरे मैं आपसे बात कर रहा हूं यार, ये लाइव है, रिकॉर्डेड थोड़ी है। यदि रिकॉर्डेड होता तो मैं आपसे ये कमेंट ले पाता क्या? ठीक है, फीस आप पूछ रहे हैं बेटा 2500 रुपए है, ठीक है। अभी स्काई एजुकेयर ऐप डाउनलोड कीजिए, फीस हमने अभी नहीं बढ़ाई है, क्लियर? ओके, और किसी का कोई जेन्युइन कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछेगा, अदरवाइज हम क्लास अब रैप करेंगे। क्लास यदि एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप अभी जितने बच्चे हैं, क्लास यदि आपको पसंद आई है तो सब के सब लाइक कीजिएगा, सारे के सारे इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और स्काई एजुकेयर ऐप जो है उसको जरूर 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 डाउनलोड कीजिए। उसमें हमारे जो 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड जितने कोर्सेज हैं उन पे आप लाइक बटन जो है उसको जरूर प्रेस करें और अपना अच्छा सा कमेंट जो है वो जरूर वहां पे दीजिएगा, ठीक है। ओके, महेश ऐप के माध्यम से कह रहे हैं आज ही कंटेंट ऐड होना शुरू होएगा है। बिल्कुल आज से ही ऐप पर बेटा लाइव क्लास चलेगी यार, लाइव क्लास चलेगी, ठीक है। और जब लाइव क्लास यदि आपने अटेंड नहीं करी है तो वही लाइव क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी बेटा। डेली होगी क्लास आपकी, सप्ताह में 6 दिन होगी, एक दिन तो मेरे को थोड़ा आप दे दोगे रेस्ट करने के लिए, ठीक है। संडे को कुछ स्पेशल वर्क करूंगा आप लोगों के लिए। रेनू नेहरा कह रही हैं कि सर पहले लिए हुए कोर्स में न्यू मैटर ऐड कर दोगे क्या सर? बिल्कुल कर देंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। रमा जी मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, रोज क्लास होती है, ठीक है। कुछ दिवस ऐसे होते हैं जब हम ऑफ रखते हैं, ऑफ का मतलब वैसे ऑफ नहीं होती है, उसमें हमें कुछ वर्क करना होता है, जैसे कोई पीडीएफ वगैरह अपलोड करनी होती है, ठीक है, कुछ कोर्सेज को डिजाइन करना होता है, कुछ टेस्ट वगैरह क्रिएट करने होते हैं, तो उसमें हमें टाइम लगता है, तो हम आपको सप्ताह में 6 दिन क्लास देते हैं बेटा। आपको पहले लिए हुए कोर्स में नया कंटेंट ऐड होगा बेटा, ठीक है। और जिस बच्चे की वैलिडिटी यदि एक्सपायर हो रही है तो वो भी आप संपर्क कर लीजिए, अभी उनके लिए एक स्पेशल ऑफर, थोड़ी छूट एक्स्ट्रा चल रही है उनके लिए। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें आपका? भाई टेलीग्राम स्काई एजुकेयर ऐप नाम से टेलीग्राम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पीडीएफ वगैरह बेटा आपको रेगुलर जो आपको मिलेगी वो ऐप पर मिलेगी, ठीक है। टेस्ट कितने होंगे? ठीक है, मोर देन 10 होंगे फुल, और अभी तो खैर दिमाग में 10 का ही चल रहा है मेरे, लेकिन 10 से मैं आगे भी बढ़ाऊंगा क्योंकि दिसंबर तक मैं कोर्स इसको कंप्लीट करूंगा। उसके बाद में बेहतरीन टेस्ट आपके लिए बनाऊंगा, टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से होंगे, उनको मैंने काउंट ही नहीं किया है। टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से हैं, यूनिट टेस्ट अलग से हैं, और फुल टेस्ट अलग से हैं।
कामिनी शर्मा बुक्स के बारे में पूछ रही हैं। बेटा बुक्स आपको कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारा टेक्स्ट मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको, ठीक है। सर पोएम्स के टेक्स्ट की पीडीएफ ऐप पर मिल जाएगी, मुस्कान ने पूछा, बिल्कुल मिल जाएगी बेटा, ठीक है। सर डेली की पीडीएफ एंड स्लाइड्स मिलेगी डेली, बिल्कुल नेक्स्ट डे मिलेगी बेटा। रात लेट तक क्लास होती है ना, लेट नाइट क्लास होती है, तो उसमें अगले दिन मॉर्निंग में फिर अपलोड किया जाता है बेटा। सर पीडीएफ सभी एक साथ मिल जाएगी क्या? बेटा पीडीएफ का मैं तरीका बता दूं आपको। जैसे आज आपने ये ऐप में क्लास ली, ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ है इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, ठीक है, इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, जिससे आपको भटकना नहीं पड़ेगा ऐप में, क्योंकि हमने जो ऐप आपके लिए तैयार किया है वो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली ऐप है। आपको उस ऐप को यूज करने में बड़ा मजा आएगा उसमें, ठीक है। पंकज जिंदल पूछे कितने दिनों में कोर्स करवाएंगे? बेटा अप टू दिसंबर, ठीक है, इतना वक्त तो लगना लाजमी है। ईश्वर लाल इंग्लिश कह रहे हैं सर वेस्टलैंड की तरह पढ़ाना। तो ईश्वर जी आज आप बताइए कि मैंने वेस्टलैंड की तरह से नहीं पढ़ाया क्या, ये आप बता के चाहिए मेरे को, है? और बताइए, और किसी का कोई जेन्युइन कोई क्वेश्चन हो? फैबुलस क्लास सर, थैंक यू वेरी मच। किरण का कहना है आपको भी धन्यवाद आपकी इस नाइस कमेंट के लिए। ईश्वर जी आप बताइए आज हमने वेस्टलैंड की तरह से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ये बताइए, आप बताइए। ओके, ईश्वर जी का अफर्मेशन मिल गया है, इन्होंने कहा बिल्कुल सर वैसे ही पढ़ा है। सर आज की क्लास बहुत डीप और बहुत शानदार थी, RES 2026 कह रहे हैं। ओके थैंक यू बेटा। एक आध कमेंट सुमित्रा गहलोत कह रहे हैं सर मेरे प्रीवियस कोर्स की वैलिडिटी मार्च तक थी, तो ये उसी में कन्वर्ट हो जाएगा ना प्लीज? बेटा आप सुमित्रा जी कॉल कर लीजिए एक बार, ठीक है, अभी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। सर आप पहले हो जिन्होंने इतनी जल्दी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास ले ली है, और वो भी शानदार। थैंक यू मुस्कान आपके इस नाइस कमेंट के लिए। इट्स माय जॉब, इट्स माय ड्यूटी, और आपके लिए मैं जितना अच्छा करूंगा, ठीक है, उतना ही हमारे लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। आपने कहा तो सुनिए ना, डू गुड एंड हैव गुड। और मैं आप लोगों से बार बार एक ही बात कहता हूं कि जब दिल में कुछ अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, कि फर्स्ट ग्रेड मंजिल है उसको आपने अपना मान लिया, है ना, तो दिल में कुछ अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या और आसान क्या, यानी क्या नया सिलेबस और क्या ही पुराना सिलेबस। फिर से सुनिएगा, जब दिल में कुछ अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल वापस आपसे किसी और टॉपिक पे मुलाकात हो सकती है। और आप लोगों को करना क्या है, स्काई एजुकेयर ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है, क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, जैसा आज मैंने पढ़ाया है वैसा ही हर वीडियो आपको मिलेगा। आप वहां पे आइए, डेमो वीडियोस और भी उसमें पड़े हैं, आप उसमें देखिए, और बहुत कम फीस में शानदार कंटेंट आपको दिया जाएगा वहां पे, और आपको आपकी सिलेक्शन तक जरूर पहुंचाया जाएगा, क्योंकि हमने शुरू किया है मिशन ग्रीन पेन। और ग्रीन पेन की वैल्यू आप जानते ही हैं, एक अटेस्टेड करने वाला अधिकारी होता है भाई, ठीक है, शानदार पैकेजेस आपको मिलते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, समाज में रेपुटेशन मिलती है। सर हम पहले पोएम्स ही करेंगे सारी, बिल्कुल बेटा, पोएम्स ही हमने शुरू करी है तो उसी को पहले निपटाएंगे। राम प्रसाद पूछ रहे हैं सर आपकी बुक कब तक आएगी? बेटा कांट से मैंने अभी इस पे कोई काम शुरू नहीं किया है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, है ना, तो मैं बुक का आपसे कोई वादा नहीं करता। मेरी जो पीडीएफ है वो ही बुक है, ठीक है, मेरी पीडीएफ ही आपके लिए बुक है। सर आप बड़ी बड़ी बात नहीं करते ना औरों की तरह, इसलिए कम बच्चे ऐड हैं, बच्चे मोटिवेशन की तरफ भाग रहे हैं। बेटा मोटिवेशन, जिस बच्चे को रोज मोटिवेशन की जरूरत पड़ती हो, ठीक है, वो कभी सेलेक्ट नहीं होता, उसके सिलेक्शन नहीं होते। बेटा आप जिस स्थिति में हैं, आपकी जैसी पारिवारिक स्थिति है, आपकी जैसी आर्थिक स्थिति है, वही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यार।
आप ऐसे ऐसे कोर्सेज की तरफ जाते हो जहां 2,500, 3,000, 4,000, 1,000 वीडियोस पढ़े हैं, आपसे पैसा ऐसे खूब भर भर के पैसा लिया जाता है, आप वहां अट्रैक्ट होते हो। और अंतोगत्वा होता क्या है, सिलेक्शन होता नहीं वहां से, क्योंकि इतने वीडियोस में से आप ये तक नहीं देख पाते कि कौन सा पढ़ूं कौन सा छोड़ूं। ठीक है, बस बेहिसाब आपको बस कंटेंट चाहिए होता है। बेहिसाब कंटेंट से नहीं होता बेटा, लिमिटेड कंटेंट होता है, क्वालिटी वाला कंटेंट होता है। ठीक है, सेलेक्टेड मटेरियल होता है जिसमें आपका ट्रस्ट होता है, और बार बार आप उसको पहले पढ़ते हैं, पहले फर्स्ट रीडिंग में अच्छे से समझते हैं, सेकंड रीडिंग में अच्छे से नोट्स बनाते हैं, फिर इसका रिवीजन करते हैं, फिर टेस्ट देते हैं, फिर मॉक टेस्ट देते हैं, फिर यूनिट वाइज टेस्ट देते हैं, फिर फुल टेस्ट देते हैं, और लगातार जब आप इस उपक्रम को करते हो तब आप जाकर के ग्रीन पेन के हकदार बनते हो, फर्स्ट ग्रेड बनते हो। क्योंकि यूं ही कोई फर्स्ट ग्रेड नहीं बन जाता, यूं ही कोई ग्रीन पेन हासिल नहीं कर पाता, उसके पीछे होती है मेहनत। और ये मेहनत जो है वो अकेले स्टूडेंट की नहीं होती, उसके साथ में उस टीचर को भी एक दिए की तरह से जलना पड़ता है। जैसे कि आज मैं आपके सामने रात के इस समय भी खड़ा हूं, उसी की तरह से आपको जलना पड़ता है। दोनों को साथ मिलकर के मेहनत करनी पड़ती है, और जब दोनों साथ मिलकर के एक तारतम्य होकर के, ठीक है, जब मेहनत करते हैं, और उसी का परिणाम जो है फिर सफलता के रूप में आपको मिलता है बेटा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, फिर से मुलाकात करेंगे। डाउनलोड आवर ऐप, दैट इज स्काई एजुकेयर ऐप। डाउनलोड कीजिए और अभी अपनी सीट जो है यहां पे बुक कीजिए। थैंक यू।